आज का पहला प्रश्न जो है वो आपको क्या बोलता है, तो पहला प्रश्न बोलता है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है। तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है बोदरी बिलासपुर, कहाँ है जी, बिलासपुर में बोदरी नामक जगह पर है। और ये कौन से क्रम का है बताइए, कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? क्योंकि देश में, पूरे देश में 25 हाई कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय। इस 25 हाई कोर्ट में से छत्तीसगढ़ भी एक है, लेकिन कौन से क्रम का है? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, 19वें क्रम का है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ये याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोलता है कौन सी महत्वपूर्ण रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण रेखा है जो छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो बताइए ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण रेखा है? सी, कर्क रेखा, क्योंकि मकर रेखा और भूमध्य रेखा हमारे यहां से तो गुजरती नहीं, कर्क रेखा हमारे यहां से गुजरती है। और कितने जिलों से गुजरती है जी? तो आप जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल ऊपर ऊपर है ना। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कोई कर्क रेखा कहा जाता है। यह 23.5 डिग्री ऊपर सरगुजा संभाग से होकर गुजरती है, जिसमें मनेन्द्रगढ़ जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, ऐसे करके टोटल कितने जिले इसमें आते हैं जी? तो ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, मतलब एक जिला है, नाम लंबा है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर है ना, अपना बल्लू, बल्लू भाई अपना, ऐसे करके 4 जिले जो है इसमें कवर होते हैं। टोटल कितने जिले? 4 जिले। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है ना, बताएंगे इसमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। आज हम मिक्स टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो आप जान रहे हैं ये नदी जो है महानदी पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी नदी दिया है जी इसमें? शिवनाथ, शिवनाथ जो है वह उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। इसके अलावा सबरी, सबरी पश्चिम, सॉरी दक्षिण की ओर बह रही है। इंद्रावती, तो इंद्रावती देखो ऐसे बहती है, ये इधर पीछे, पीछे साइड, मतलब इंद्रावती एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है, इस तरफ मतलब पश्चिम की ओर बह रही है। तो आप लोगों का कभी आंसर वही है। अब मेरा प्रश्न यह है कि बताइए इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? फटाफट कमेंट करेंगे इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है। दूसरा क्वेश्चन, इंद्रावती नदी कहां से और किस पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है? कहां और किस, किस पहाड़ी से और कहां से इस नदी का उद्गम होता है? चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर है। इंद्रावती नदी की लंबाई 264 किलोमीटर है, बहुत बढ़िया। सबरी 173, महानदी 286 या 8, पूरी लंबाई 858, शिवनाथ 290, ठीक है। ये आपको पता है ये सारी चीजें, ठीक है। इंद्रावती नदी का उद्गम क्या बताया आपने? हाँ, कालाहांडी, उड़ीसा के कालाहांडी से, बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर। तो आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन एक, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर का चीज जब मैं पूछूंगा तो यही एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? क्योंकि हर ऑप्शन को हम क्या करेंगे, डिटेल करेंगे। तो हम 100 क्वेश्चन किए तो हमने पढ़ा कितना? 400 पढ़ा, समझ रहे हो? मतलब आप जो 100 क्वेश्चन करोगे वो 400 के बराबर है। और किसी क्वेश्चन में मान लो हमने 10-15 पॉइंट पढ़ लिया, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो 500 तक पहुंच जाएगा, पता है। तो आप ये सोचा करो कि मेरे क्लास में आपको 100 क्वेश्चन के जगह पे, ठीक है, मेरे क्लास में आपको 100 क्वेश्चन जो आप करते हो उसमें आपको कम से कम 500 प्रश्नों की जानकारी होती है, ठीक है। 500 प्रश्न को हल करने का आपको, आपके अंदर क्षमता विकसित हो जाती है। हाँ, तो बताइए छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह को कहा जाता है। तो इनमें से सबको कुछ ना कुछ कहा जाता होगा, आप लोग अपने मन से बताइए। वीर नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद गुंडाधुर को क्या कहा जाता है? सुरेंद्र बहादुर साय को क्या कहा जाता है? बताइए 3 चीज। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। तो हमने जान लिया कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जो है ये किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जो है वो शहीद हनुमान सिंह को कहा जाता है। बताइए वीर नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? होगा ना, जल्दी होगा पेपर, पता है जल्द ही जो है आप लोगों का दुख कम होगा और पेपर जल्द हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है बताइए पहले। प्रथम शहीद,
चलो, मंगल पांडे तो हनुमान सिंह है, बिल्कुल सही आंसर। शहीद वीर नारायण को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है, बताइए। गुंडाधुर को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, आगे बढ़ना है क्योंकि अब ऐसा मत बोल देना सर आपको नहीं पता क्या, ऐसा करके। मेरे को पता है जी, लेकिन पहले जो है आप बताइए, अगर आपको पता है तो, नहीं पता रहेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, ऐसा मत सोचना भाई। गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ का, बस्तर का जननायक, चलो बहुत बढ़िया। गुंडाधुर को बस्तर का जननायक कहा जाता है, बस्तर का जननायक कहा जाता है, वेरी गुड। नेक्स्ट, सुरेंद्र बहादुर सिंह साय, इसको छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अंतिम शहीद कहा जाता है। बताइए वीर नारायण सिंह किस जनजाति से थे, एक क्वेश्चन और है ना, मतलब हमने तीनों पॉइंट का एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन एक पॉइंट और कि वीर नारायण सिंह किस जनजाति से थे। गोंड नहीं थे जी, हाँ आगे आंसर, हाँ ठीक है भाई। हाँ, ये सुरेंद्र वीर नारायण सिंह को सिंह की बात करें हम तो ये बिंझवार जनजाति से थे, कौन सी जनजाति से थे, बिंझवार जनजाति से थे। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किया गया है। आज ही हमने रायपुर जिले के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है मॉर्निंग में, है ना, बिल्कुल 2 घंटे लग गए रायपुर पढ़ाने में, ठीक है। तो पीएससी के बाद ही होगा अब हॉस्टल वार्डन का पेपर, अभी टाइम है। जिन लोग भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी शुरू कर चुके हैं वो लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और जो शुरू नहीं किए हैं वो स्टार्ट कीजिए हॉस्टल वार्डन की तैयारी, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, भिलाई, बहुत बढ़िया। सॉफ्टवेयर पार्क भिलाई, राजिम को क्या कहा जाता है भाई, तो आप जान रहे हो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। धमतरी में क्या है जी, तो धमतरी में आप जान रहे हो बहुत सारे डैम है, तो धमतरी में क्या है, बहुत सारे डैम है ना, रुद्री डैम है, गंगरेल डैम है, मॉडम सिल्ली डैम है। भिलाई, तो भिलाई आप जान रहे हो इसको सॉफ्टवेयर पार्क कहा जाता है। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट है यहाँ पर। और बिलासपुर, अगर बिलासपुर की बात करें तो राजस्व मंडल का मुख्यालय है बिलासपुर में, क्या है जी, राजस्व मंडल का मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर है प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क भिलाई। आपसे पूछा जा सकता है कि आईटी पार्क कहाँ है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आईटी पार्क कहाँ है। जैसे सॉफ्टवेयर पार्क पूछा गया एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का पहला सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो भिलाई, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि आईटी पार्क कहाँ है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ स्थापना किया गया लॉजिस्टिक पार्क को। आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, 3 पार्क हो गए। और एक पूछा जा सकता है सेज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, सेज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, ये 4 चीजें आपसे पूछी जा सकती है, सेज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, याद रखेंगे। ये चारों चीजें हैं नवा रायपुर अटल नगर, कहा है जी, नवा रायपुर अटल नगर। अभी देखूंगा कितने लोगों ने इसका कमेंट किया, सही आंसर दिया, बिल्कुल, चलो बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ मैं डेली पढ़ाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं डेली पढ़ाता हूँ, बीच बीच में गैप हो जाता है, लेकिन जब कंटिन्यू पढ़ाता हूँ ना तो डेली पढ़ाता हूँ, डेली इस टाइम पे मैं आपको 6 बजे बिल्कुल मिल जाऊंगा, बताए यूट्यूब में, है ना। और मॉर्निंग में तो मेरी क्लास चलती ही है, ठीक है। और कभी कभी क्या है तो गैप हो जाता है, जैसे अभी 2-3 दिन गैप हो गया था, 2-3 दिन मैं क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है। चलो तो यहां पर हमारा समझ में आ गया, ये 4 पार्क याद रखेंगे, आईटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है इसको, जेम्स एंड ज्वेलरी। जबकि सेज फॉर सोलर पैनल ये राजनांदगांव में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो इसी तरह से हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, इसका मतलब एनालिसिस टफ होगा बिल्कुल आज का, ठीक है। अगर क्वेश्चन टफ होते हैं तो एनालिसिस आसान होता है, और अगर एक क्वेश्चन आसान होते हैं तो आपके एनालिसिस आपके लिए टफ कर दिया जाता है, ताकि आप आंसर दे पाए ज्यादा, ठीक है। चलो, मॉडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर स्थित है। आज तो जितने लोग रायपुर पढ़े हैं आप लोगों को तो पता ही होगा ना, आज तो पढ़ाया था मैंने 4 चीजों को, आईटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेज फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। चलो, मॉडम सिल्ली जलाशय कहाँ है, तो मॉडम सिल्ली जलाशय जो है वो सिलियारी नदी पर है, किस पर है, सिलियारी नदी पर, ठीक है। मॉडम सिल्ली जलाशय सिलियारी नदी पर, शिवनाथ पर मोंगरा बैराज है, ठीक है, मोंगरा बैराज शिवनाथ पर, ठीक है। और महानदी पे तो बहुत सारा डैम है जी, ठीक है।
रुद्री है, गंगरेल है, ठीक है, और बहुत सारे औद्योगिक बैराज भी है, समोदा बन रहा है ना, समोदा वृहद परियोजना प्रस्तावित है, बन रही है, ठीक है। सिलियारी जो डैम है इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए, सिलियारी डैम की स्थापना, फटाफट आंसर बताइए, सिलियारी डैम की स्थापना कब की गई थी, कब बनाया गया था सिलियारी डैम को, ये बताइए पहले तो, सिलियारी डैम की स्थापना बता दीजिए। दूसरा, सिलियारी मतलब मॉडमसिल्ली डैम, सिलियारी नदी पर है ना, तो मॉडमसिल्ली डैम की स्थापना कब की गई थी और इसका अन्य नाम क्या है? 1923, बहुत सही आंसर है, 1923। और इसका अन्य नाम बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, अन्य नाम, सिलियारी नदी का अन्य नाम बताइए। इसके अलावा एशिया का पहला साइफन बांध है ये, और पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है, पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है, ठीक है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, सही है ना। सिलियारी नदी पर जो मॉडमसिल्ली डैम है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटे करके याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, छोटे। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन है? तो स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है जी? तो सीता नदी है, क्योंकि सीता नदी को सबसे पहले बनाया गया था 1974 में, सीता नदी को सबसे पहले बनाया गया था 1974 में, ठीक है, ये सबसे पुराना है। उसके बाद 1975 में 3 अभ्यारण्य बनाए गए, ए बी जी, है ना, ए बी जी इंसान, ऐसा ऐसे करके याद कर लेना, ए बी जी, ए से अचानक मार, बी से बादलखोर और जी से गोमरडा, ठीक है, ऐसा याद रखना है। 1976 में बार नवा पारा 1976। उसके बाद 1978 की बात करें तो 1978 में 2 अभ्यारण्य, ये ऊपर में है, तमोर पिंगला, ठीक है, तमोर पिंगला और सेमरसोत, ठीक है, तमोर पिंगला और सेमरसोत, ठीक है, तमोर पिंगला और सेमरसोत। इसके बाद आपको याद रखना है 1983 में भी 3, एक तो आपका आ जाएगा कौन सा, उदयंती जो कि गरियाबंद में है, और एक आ जाएगा आपका बीजापुर जिले का 2 अभ्यारण्य जिसका नाम है भैरमगढ़ और पामेड़ अभ्यारण्य, ठीक है, भैरमगढ़ और पामेड़। तो इस हिसाब से आपको दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अभ्यारण्य हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभ्यारण्य। 2001 में भोरम देव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य हमारा भोरम देव है 2001 का। तो इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट में आप सारे अभ्यारण्य, टोटल 11 अभ्यारण्य आप याद रख सकते हो। 74 में सबसे पहले सीता नदी बना, उसके बाद 75 76, 74 75 76, है ना, 74 75 76, 75 में ए बी जी, ए से अचानक मार, बी से बादलखोल और जी से गोमरडा, ठीक है, ये तीनों 1975 में बने थे। 76 में बार नवा पारा, 76 में बार नवा पारा, 78 में आप ये देखो, ये अगर छत्तीसगढ़ का मैप आप बना लो ना यहीं पे, तो यहीं पर मामला सिमट जाएगा अभी, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो यहीं पर एक मैप बना लेते हैं छोटा सा 78 और 83 के लिए। ये देखो 78 में ये तमोर पिंगला और सेमरसोत, तमोर पिंगला और सेमरसोत, तमोर पिंगला सूरजपुर और सेमरसोत बलरामपुर। और 83 में यहाँ पर आएगा उदयंती, यहाँ पर आएगा भैरमगढ़ और यहाँ पर आएगा पामेड़। तो ये हो गया 83 का, ठीक है। तो 78 और 83, 78 में सबसे ऊपर, 83 में नीचे, ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। बताओ कुछ याद हुआ ऑनलाइन वालों, कुछ क्लियर हुआ, कुछ याद हुआ, समझ में आया? 11 अभ्यारण्यों का डेट आपने याद कर लिया, सोचो एक क्वेश्चन और आपने सबका डेट याद कर लिया, ठीक है। हर जो आपका दिया हुआ है, जितने भी चीजें दी हुई है वो सब आपने याद कर लिया। क्या किए, पटवारी का कोर्स लिए हो, अलग से बुक लेना पड़ेगा? नहीं, जो आपके कोर्स में पढ़ाया गया है उसके आप नोट्स बनाइए, अलग से आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नोट्स आप बनाएंगे उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। और ऑब्जेक्टिव बुक है ना, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव लीजिए सेपरेट, और उस ऑब्जेक्टिव को आप बनाइए, तब आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और आप सिलेक्शन की ओर जा पाएंगे। क्या है, बिना रणनीति और बिना गाइडेंस के जो है तैयारी करने में हमको जो है सिलेक्शन लेने में सालों लग जाते हैं, बताए। तो जो चीजें आपको बताई जाती है उसको फॉलो करना है आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र की अगर बात करें तो ये किस जिले में है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र किस जिले में है, ठीक है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र, तो आप जान रहे हो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी जो है वो कोरबा जिले को कहा जाता है, और मैं तो वहीं से हूं जी, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि ऊर्जा धानी जो कोरबा है, यहाँ पर कौन कौन से प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम कोरबा की बात करें तो कोरबा में आज हम प्लांट याद कर ही लेते हैं, पता है। देखो कोरबा को दो भागों में बांटा गया है प्लांट के हिसाब से, एक पूर्व और एक पश्चिम, ठीक है। तो कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व 2, कोरबा पूर्व 3, है ना, याद रखेंगे। कोरबा पूर्व 1 ऐसा एक प्लांट ऐसा लगाएगा एक करके, फिर कोरबा पूर्व 2, इसको कोरबा ईस्ट सेकंड कहा जाता है इंग्लिश में, कोरबा पूर्व 3 ऐसे करके 3। और मैं तो ईस्ट साइड ही रहता हूं, और मेरे घर के पास ही है ना, मेरे घर को याद कर लीजिएगा, मेरे घर के पास ही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, याद रखेंगे ये कोरबा ईस्ट में आएगा। ताप विद्युत संयंत्र कोरबा ईस्ट लिखेंगे, कोरबा पूर्व, तो ये भी क्या होगा, कोरबा पूर्व। तो कोरबा पूर्व नाम से 1, 2, 3 प्लांट स्थापित किए गए। उसके बाद कोरबा ईस्ट में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। अब क्या है, शहर में थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ने लग गया, ठीक है, तो अब और जो प्लांट है वो भी पुराने होने लग गए, ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन होने लगा, तो इस कारण क्या किया जाता है, प्लांट को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए कोरबा पूर्व 1 डीकमीशन, कोरबा पूर्व 2 डीकमीशनिंग, कोरबा पूर्व 3 डीकमीशनिंग, ये तीनों प्लांट को बंद कर दिया गया। मतलब कोरबा पूर्व में अभी एक ही प्लांट चल रहा है, वो कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र। 500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, 250 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हुए, याद रखेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व, यहां पर 500 मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है, 250 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हुए हैं। 2007 में स्थापना हुई थी। कब स्थापना की गई थी, 2007 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इतना आसान क्वेश्चन थोड़े ना आएगा कि विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो सब जानते हैं कोरबा है। आपको जब पूछ लेगा ना यहाँ पे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ है, तो कोरबा जिले में है। कितना मेगावाट क्षमता है, तो 500 मेगावाट। कितने प्लांट लगाए गए हैं, तो 2 प्लांट। कब लगाया गया, तो 2007, ठीक है, कब लगाया गया, 2007। आने वाला है सीजी व्यापम का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो मार्केट में आने ही वाला है हमारा, जैसे ही आ जाएगा मैं खुद आके बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर वो हमारे बुक डिपो में और छत्तीसगढ़ के बाकी बुक डिपो में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कोरबा पूर्व, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा जी, कोरबा पूर्व, ठीक है। कोरबा दक्षिण का भी प्रस्तावित है, कोरबा दक्षिण करके 1000 मेगावाट प्रस्तावित है, बना नहीं है इसलिए उसको भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा हसदेव ताप विद्युत संयंत्र और कोरबा पश्चिम एक्सटेंशन, ठीक है, ये पश्चिम साइड में है। ये पश्चिम साइड में एक तो है हसदेव, ये क्या है जी, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र। देखो हसदेव नदी पर मिनी माता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, तो उसको आप इससे जोड़कर मत देखना, वो जल विद्युत है, ये ताप विद्युत है, वो पानी से बिजली बनेगा, ये कोयला से बिजली बनेगा, ठीक है। तो हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 210 के 4 प्लांट लगे हुए, 1983 से 86 में की गई थी। 210 गुणित 4 कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 840 मेगावाट इसकी क्षमता है। 210 गुणित 4 मतलब 210 मेगावाट के 4 प्लांट लगे हुए हैं, तो 840 मेगावाट। और पश्चिम में एक प्लांट और है जिसका नाम कोरबा पश्चिम ही है, ये बहुत ही आसान रहेगा आपके याद करने के लिए। कोरबा पश्चिम एक्सटेंशन या विस्तार कहा जाता है इसको, ठीक है। ये जो है ये इसकी स्थापना अभी अभी की गई है 2013 में, 2013 में इसकी स्थापना की गई है। उत्पादन क्षमता है 500 मेगावाट, एक ही प्लांट लगा है, सीधा 500 का एक लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से कोरबा में बहुत सारे प्लांट थे, ठीक है, बहुत सारे प्लांट थे, अभी भी बहुत सारे हैं, क्योंकि कोरबा दक्षिण 1000 मेगावाट प्रस्तावित है। एनटीपीसी कोरबा है ना, जमनीपाली, ठीक है, वो भी कोरबा में है। तो ऐसे में अभी भी बहुत सारा मेगावाट बिजली होता है, जैसे 840 हसदेव ताप विद्युत से, कोरबा पश्चिम विस्तार से 500, ठीक है, यहां से 500, 500, 1000 और 800, टोटल लगभग 3800 करीब हमारे यहाँ होता है टोटल बिजली अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2022 की स्थिति में 3000 3800 नहीं बोल रहा हूं, 3000 मतलब 2984.70, मतलब लगभग 3000 मेगावाट, लगभग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट पूछेगा। एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ में
2984.70 मेगावाट बिजली पैदा होता है। ताप विद्युत संयंत्र जो एनटीपीसी को हटा दिया जाए तो ताप विद्युत संयंत्र इतने हैं। इसमें का आप खुद यहीं पर जोड़ के देख लो, 500 मेगावाट यहां पर है, 500 यहां पे, 1000 हो गया, और ये 840 कितना हो गया 1840। आप सोचो 18 दूनी 36 होता है। इस 2984 में से 1840 मेगावाट बिजली अकेले कोरबा ही पैदा करता है, मतलब लगभग 70%, है ना, 70% बिजली जो है कोरबा अकेले पैदा कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसीलिए कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है कि इतने 33 जिलों में अकेले कोरबा मतलब 3000 मेगावाट में 1840 मेगावाट खुद ही पैदा कर रहा है। इस कारण कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। आया मामला समझ में? क्यों कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, यह मामला समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, 1840 में आपको 120 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोरबा में ही जल विद्युत भी है। ठीक है, जल विद्युत 120 मेगावाट आपको जोड़ना पड़ेगा, कोरबा का जल विद्युत 120 मेगावाट। ठीक है, और लघु विद्युत परियोजना भी है 1.7, तो 121.7 और जुड़ जाएगा तो लगभग 2000 के पार चला जाएगा। ठीक है, ये 1840 है ना, ये 1840 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र कोरबा में 120 मेगावाट है, हसदेव मिनी माता बांगो, और एक और है लघु जल विद्युत परियोजना 1.7, तो ये 7 पॉइंट यहाँ पे 1 4 2 6 8 1 9 और 1 1961 मेगावाट। मतलब आप खुद सोच लो 2984.70 में से 1961.7 मेगावाट बिजली कोरबा अकेले पैदा करता है। इस हिसाब से 70% ऊर्जा बिजली कोरबा खुद पैदा करता है अकेले। ठीक है, बाकी फिर अलग अलग जगह है। ठीक है, कुछ जो है आपके कहाँ है, तो कुछ जो है आपके यहाँ पर है, जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, वहां का आपको याद रखना है। जांजगीर चांपा जिले का याद रखना, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र जिसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र कर दिया गया है। 1000 मेगावाट वही है, 1000 मेगावाट वही है। ठीक है, ठीक, हाँ जी, ये एनालिसिस मैं सीजीपीएससी के हिसाब से भी करा रहा हूँ। सीजीपीएससी हो, पुलिस भर्ती हो, परिचारक है, शिक्षक भर्ती है, कोई भी एग्जाम है, छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन आएगा ना उसी के लिए एनालिसिस करा रहा हूँ। आप समझो कोरबा में जो बिजली उत्पादन होता है ना उसके आंकड़े आपको पता होने चाहिए कि टोटल छत्तीसगढ़ के हिसाब से 2984.70 मेगावाट से अकेले छत्तीसगढ़ जो है मतलब अकेले कोरबा जो है 1961.7 मेगावाट पैदा करता है। मतलब ये एग्जैक्ट आंकड़ा है जो आपको याद करना होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोरबा जो है 70% बिजली खुद ही उत्पादन करता है, अकेले उत्पादन करता है, और 1000 जो है कौन करता है आपका जांजगीर चांपा। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा कौन, कोरबा। इस कारण कोरबा को ऊर्जा राजधानी, ठीक है, इस कारण से कोरबा को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। ठीक है, चलो तो कोरबा वाला मामला क्लियर हुआ। कुछ और बता दूं कि ठीक है सब? अभी कोरबा दक्षिण 1000 मेगावाट प्रस्तावित है। कोरबा दक्षिण में 1000 मेगावाट जैसे ही चालू हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ये 2984 से 3984 हो जाएगा, जिसमें अकेले 2961 जो है कोरबा रहेगा। तो कोरबा में 1000 मेगावाट और स्टार्ट होने वाला है, प्रस्तावित है मतलब। ठीक है, तो अकेले कोरबा जो है इसमें आगे बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर उसके पहले भैया थान और इफको वाला जो है ना सूरजपुर जिले वाला अगर चालू हो जाता है 2640 मेगावाट, तो फिर वो आगे हो जाएगा। अगर कोरबा वाला 1000 चालू नहीं हुआ तो आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए आपको जो है जुड़े रहना जरूरी है ना। मतलब मेरा ही क्लास आपको देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आंकड़े बदलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये आंकड़े बदल रहे हैं जी, इसको ध्यान दे दो। ठीक है, याद रखेंगे। वो हो बघेल जी, मैं तो ठीक ही दिख रहा हूं, एकदम मस्त जबरदस्त, बिल्कुल मस्त गरम गरम चाय जो है, बेहतरीन चाय पी के जो है आया हूं। अब बेहतरीन जो है आज क्लास होने वाला है। ठीक है, चलो कोरबा का मामला समझ में आ गया, काफी देख लिया हमने कोरबा में। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अभी डिसाइड नहीं हुआ है ना, नॉट डिसाइडेड। तो सीधी सी बात है, डिसाइड हो गया गृह मंत्री कौन है जी, बताओ वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो अभी अभी सरकार बदली है। ठीक है, और जब अभी अभी सरकार बदली है तो अच्छा मिस कर रहे थे, हाँ कई दिन से क्लास नहीं ले पाया जी, है ना। ठीक, तो अभी अभी सरकार बदली है तो इस पे स्टार बना लेना,
अभी भी सरकार सस्पेंस में है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है कोई अरुण साहब को बोल रहे हैं, कोई ब्रिजमोहन अग्रवाल को बोल रहे हैं। हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि ये आंकड़े आपको वर्तमान जो करंट अफेयर्स की बुक आएंगी उसमें आपको बताया जाएगा, या हमारी टीम जो आपको करंट अफेयर पढ़ाती है वो आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो जो भी फाइनल होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कोरिया जिले का मुख्यालय शहर का नाम क्या है? तो देखो, जैसे कोरबा का जिले का कोरबा है, बिलासपुर का बिलासपुर है, धमतरी का धमतरी है, रायपुर का रायपुर है, ठीक है, सूरजपुर का सूरजपुर है। लेकिन कोरिया, बस्तर और सरगुजा, ये 3 जिले ऐसे हैं जिसका जिला मुख्यालय अन्य नाम पर है ना। जिस प्रकार से बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है, बस्तर का जिस तरह से जगदलपुर है, वैसे ही सरगुजा का आप जान रहे हो, सरगुजा का क्या है जी? सरगुजा का अंबिकापुर है। वैसे ही कोरिया जिले का जिला मुख्यालय क्या है? बैकुंठपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में अंगकारा क्या कहलाता है जी? बताओ, ये अंगकारा क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, छत्तीसगढ़ में अंगकारा क्या है? क्या बात है, किसी का भी गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। पत्तों से लिपटी जो मोटी रोटी होती है उसी को अंगकारा कहा जाता है। अंधी मछलियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध चूने की अवशेषों वाली गुफा का नाम बताइए, है ना। तो याद करो, आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान मैंने पढ़ाया है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इस गुफा का नाम बताया था जहां पर डॉक्टर शंकर तिवारी ने इन अंधी मछलियों की खोज की थी। बहुत बढ़िया, सही आंसर, कुटुंब सर की गुफा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार बंधुओं, बिल्कुल इसी तरह से आंसर दो। छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? बता दो, मितानिन कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है ना। गलत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी तो होगा नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, हेल्थ, स्वास्थ्य, सही आंसर, बिल्कुल मितानिन कार्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड कौन सा है ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलखंड बताइए, कौन सा रेलखंड सबसे पहला है, ठीक है। और ये बताइए कि जो रेल प्रस्तावित है रायपुर से बलौदाबाजार होते हुए झारसुगुड़ा का जो रेल प्रस्तावित है उसकी लंबाई कितनी है जी? ठीक है, बताइए। अब पानी वाला बोतल बदल गया जी मेरा, ये वाला पानी बोतल में क्या है पता है तो मिल्टन ही बोतल, लेकिन इसमें क्या है, कप दिया हुआ है, पता है। तो ये जो कप है ना, ये बढ़िया पानी पीने के बढ़िया काम आता है, बताइए इस तरह से। अरे क्या डिजाइन हो गया, मस्त, एकदम मस्त भाई। तो इस तरह का पानी का बोतल जो है, बढ़िया कैप है ना। हाँ चलो, हाँ तो बताओ जल्दी आंसर क्या होगा। हाँ नागपुर राजनांदगांव, बहुत बढ़िया, नागपुर राजनांदगांव, नागपुर से राजनांदगांव पहला रेलखंड, पहली रेल कहां चलाई गई थी? नागपुर से राजनांदगांव चलाई गई थी। अब मेरा प्रश्न ये है कि बताइए, 2-3 रेल खंड प्रस्तावित है ना, 2-3 रेल खंड प्रस्तावित है, सीधा मैं मैप बनाकर पूछता हूं आपसे, ठीक है। एक रेल प्रस्तावित है अंबिकापुर से झारखंड जाएगा ये रेल,
ठीक है, अंबिकापुर से कहां जाएगा जी, तो अंबिकापुर से चला जाएगा झारखंड बरवाडीह, कहां जाएगा, बरवाडीह झारखंड। ठीक है, एक रेल ये, एक सूरजपुर से परसा तक जाएगा। ठीक है, ये परसा तक, एक अंबिकापुर से बरवाडीह रेलखंड बनाया जा रहा है, एक सूरजपुर से परसा तक बनाया जा रहा है रेलखंड। लंबाई बताना है आपको, सिर्फ लंबाई मैं बना रहा हूं, आपको लंबाई बताना है। एक आपका कटघोरा से डोंगरगढ़ तक आएगा भाई, कटघोरा से डोंगरगढ़ आएगा, इसमें मुंगेली, पेंड्रा ये सब कवर होगा भाई, बढ़िया। ठीक है, कवर्धा, खैरागढ़ ये सब कवर होगा। तो कटघोरा से डोंगरगढ़, और एक रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए झारसुगुड़ा, रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए झारसुगुड़ा। ठीक है, यहां जाएगी। ऐसे 4 जो है रेलखंड प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ में, बनाए जा रहे हैं, मतलब इन चारों की लंबाई बता दो बस, फिर इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाएंगे। इन चारों को लंबाई तो पूछेगा जी एग्जाम में, ये नहीं जाना थोक वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, जो पूछेगा वही तो आपसे क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला रेलखंड कौन सा है, सबके सब बना लेंगे बताए। अभी इन चारों में से एक भी लंबाई आ गया ना तो आपका जान छूट जाएगा, समझ लो। इसी चीजों में कंपटीशन होता है, और यही चीज है जो आपको कंपटीशन बताता है कि यही आपका क्या है जी, तो यही आपका क्या है, कंपटीशन है। ठीक है, ये क्या है, ओहो हो, ये तो खतरनाक वाला हो गया जी। खतरनाक डायलॉग कैसे दे रहे हो? देख लो बघेल जी, आपको क्या क्या बोल रहे हैं भाई लोग, इस तरह से कमेंट ना कीजिए। 122 किलोमीटर है सूरजपुर से परसा, 182 किलोमीटर है अंबिकापुर से बरवाडी। ठीक है, सूरजपुर से परसा 122, 182 किलोमीटर अंबिकापुर से बरवाडी। ठीक है, वैसे ही कटघोरा से डोंगरगढ़ 295 किलोमीटर, कटघोरा से डोंगरगढ़ 295 किलोमीटर, और ये रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए झारसुगुड़ा 310 किलोमीटर। चारों लंबाई आपको याद रखना है, मैप में बनाया है मैंने इसलिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक है। इसमें क्या है जी, इसमें ट्रिक है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ाकर उनको आइडिया दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो मान लो अगर मैं किसी कॉलेज का प्रोफेसर होता, ठीक है, और मेरे पास आता कि हाँ व्यापम का पेपर है तो आपको क्वेश्चन छांटना है, क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर ही क्वेश्चन छांटते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोफेसर छांटते हैं, उसमें से जो है कमेटी जो होती है, समिति जो होती है, वो क्या करती है, क्वेश्चन सेलेक्ट करती है। तो जब मेरे पास आता कि हाँ आप क्वेश्चन पेपर बना के दीजिए, तो मान लीजिए मेरे को रेलवे का टॉपिक लेना होता, तो सीधी सी बात है मैं क्या करता, पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखता कि हाँ पहले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला रेलखंड कौन सा है, तो ये क्वेश्चन तो कोई भी आसानी से बना लेगा। अब मेरे को बनाना है थोड़ा टफ पेपर, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर जाऊंगा, पता है मैं देखूंगा कि अभी आने वाले टाइम पर कौन कौन से रेलवे बनने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप सिलेक्ट होगे तब तक ये रेल बन जाए रहेंगे, हो सकता है आपकी ड्यूटी यहीं कहीं लगे, है ना। तो इसलिए आपके नॉलेज को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वो क्वेश्चन बनाऊंगा जो प्रस्तावित है, मतलब ये सब रेलखंड बन रहे हैं तो मैं इससे लंबाई पूछूंगा। अगर मैं रायपुर के एरिया का हूं तो मैं रायपुर वाला पूछूंगा, है ना, मैं बिलासपुर तरफ के एरिया का हूं तो मैं कटघोरा से डोंगरगढ़ वाला पूछूंगा। मतलब एक मेंटेलिटी होता है, बताए कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, सीधी सी बात है। ठीक, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी, पिंक कलर बढ़िया, फेवरेट कलर, बिल्कुल इतना अच्छा कलर है, अब पिंक कलर को आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, पता है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कुछ उपाय लगाते हैं। ठीक है, एलो, ठीक एलो भाई।
चलो आप लोग एक बार कमेंट करो, सूरजपुर से परसा मैंने कितना बताया, 122 किलोमीटर। अंबिकापुर से बरवाडी, तो अंबिकापुर से बरवाडी जो है 182 किलोमीटर। कटघोरा से डोंगरगढ़ 295 किलोमीटर। रायपुर से बलौदाबाजार होते हुए झारसुगुड़ा 310 किलोमीटर। ये लंबाई है जी, ये चारों की लंबाई है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताइए छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की? तो आपको आंसर क्या लेना होगा, चूड़ामणि साहब। ठीक है, तो आप सीजीपीएससी का एग्जाम दिलाओगे, ठीक है, सीजी व्यापम का एग्जाम दिलाओगे, कोई भी एग्जाम दोगे तो आपका आंसर क्या लेना होगा, आपको आंसर लेना होगा चूड़ामणि साहब। लेकिन यहीं पर अगर आपको पूछ ले कि दामाखेड़ा में कबीर पंथ की स्थापना किसने की, तो उग्रनाम साहब, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आया मामला समझ में? क्या हुआ रहे, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो डलवा दीजिए, जितने भी जियोग्राफी की क्लास आपने ली है। अब बताओ जी इनको, प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए यूट्यूब के, 23 वीडियो 17 टॉपिक पूरा मैंने कवर करा दिया है, पूरा मैंने कवर करा दिया, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, और वो प्लेलिस्ट डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ज्यादा समय है नहीं, तो जितने भी लोग हो, है ना, जो छत्तीसगढ़ भूगोल पूरा पढ़ना चाहते हो, वो कवर कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से। ठीक है, चलो, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है, बताइए। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम फिल्म, फर्स्ट पिक्चर, कही देवे संदेश। ठीक है, कही देवे संदेश। छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, कही देवे संदेश, निर्माता मनु नायक। कवर्धा में किस राजवंश का शासन था भाई, बताइए। कवर्धा, क्योंकि बाढ़ वंश तो पाली में थे, ठीक है, कांकेर के सोमवंश, और बस्तर के छिंदक नागवंश। तो सीधी सी बात है, यहां पर सीधी सी बात क्या आएगी, कवर्धा के फड़ी नागवंश, ऐसे फन फैलाए हुए नागवंशी लोग, कवर्धा के फड़ी नागवंश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो आप जान रहे हो बस्तर में दंतेवाड़ा में जो बैलाडीला माइंस है, वहां से जो लोहा निकलता है वो कहां ट्रांसफर किया जाता है जी, विशाखापट्टनम। बहुत बढ़िया, चलो आगे क्वेश्चन और चलते हैं। किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ के देश का एकाधिकार है? तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ का देश में एकाधिकार है किस खनिज के उत्पादन में, तो टीन के उत्पादन में है। और ये टीन कौन से अयस्क से निकलता है बता दीजिए जरा, तो मजा ही आ जाए, टीन के, है ना। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ना आंसर जो लिखा रहता है ना, इसको आप सही नहीं समझेंगे। ठीक है, ये कई बार क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। हमने अभी आपको बताया है ना, आपको आंसर टिक करके बताया यहाँ पर टीन, तो आपको आंसर क्या लेना है, टीन लेना है। ठीक है, आपको आंसर क्या लेना है, टीन लेना है। चलो, कोयला भंडार का देश में छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है? तो कोयला का भंडार है ना, पहली बात तो कोयला का भंडार जो है 20.18% है छत्तीसगढ़ में। पूरे देश का 20% कोयला छत्तीसगढ़ में, पूरे देश का 20% कोयला छत्तीसगढ़ में है। तो भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है, याद रखेंगे। भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। ये आपको याद रखना है। पूरे भारत का 20% कोयला हमारे पास है, जो कि 1/5वां भाग होगा पूरे भारत का, 1/5वां भाग। कितना भाग, 1/5वां भाग। ठीक है, तो भंडारण 20% है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। पहला दूसरा पता है आप लोगों को, बताओ जी। उत्पादन में पहला नहीं है जी, कुछ भी मत बोलो। ठीक है, उत्पादन में पहला नहीं है। हाँ बताओ, पहला दूसरा तीसरा बताइए। और गलत हो गए, हाँ कैसे गलत नहीं हुई। देखो, सबसे ज्यादा कोयला जो है वो झारखंड में, झारखंड के बाद उड़ीसा में है। लेकिन उत्पादन जो है उड़ीसा ज्यादा करता है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, उत्पादन जो है उड़ीसा करता है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। मतलब कुछ नहीं करना है उत्पादन के लिए, बस आपको झारखंड को नीचे ले आना है। उत्पादन के आप बस झारखंड को नीचे ले आइए, आपको समझ में आ जाएगा कि पहला उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड। ठीक है, तो कोयला का भंडार सबसे ज्यादा झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो झारखंड जो राज्य है, झारखंड के नीचे जस्ट उड़ीसा है,
और उड़ीसा के बगल में जस्ट छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह से गोला घुमाओगे तो भंडारण याद हो जाएगा, और इसी तरह से उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, इस तरह से घुमाओगे ऐसा करके, ठीक है। तो ये क्रम आपको बताएगा कि पहला उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड। ऐसे घुमाना है और ऐसे घुमाना है, और इसमें अगर आपका दिमाग घूम जा रहा है तो फिर आप ऐसे ही याद कर लो कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड को नीचे ले चले जाओ तो उत्पादन पता चल जाएगा। अब देख लो जिसको अगर ये चीज समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये तो फ्लो चार्ट है, अगर ये समझ में आ रहा है और दिमाग में सेट हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है सीधा याद कर लो, ठीक है, सीधा याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैलाडीला में लॉयस का जो उत्पादन किया जाता है वो किस देश को निर्यात किया जाता है? तो आप लोगों को पता है ना कि हमारा एग्रीमेंट किस देश के साथ है। तो बैलाडीला का जो लोहा है वो निकालते हैं तो किसको दे देते हैं हम लोग? सीधा जापान को दे देते हैं, फ्री में नहीं देते हैं। तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं, आक्रोश में आने की जरूरत नहीं है। दूषित जल पीने से कौन से रोग हो जाते हैं? बताइए, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? हैजा, बहुत बढ़िया। और हैजा जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है जी। हैजा क्या है? जीवाणु से होने वाला रोग है। और जीवाणु से होने वाले रोगों के ट्रिक अगर देखा जाए तो जीवाणु से होने वाला रोगों का ट्रिक देखो, पंडित का टीका न्यू है, ये इसका ट्रिक है जी। बड़ा ही आसान ट्रिक है, ठीक है, बड़ा ही आसान ट्रिक है। प से याद रखो, प से आपको याद रखना है प्लेग, प से क्या याद रखना है? प्लेग। डी से याद रखना है आपको डिप्थीरिया, डी से आपको क्या याद रखना है? डिप्थीरिया। त से आपको याद रखना है टाइफाइड, है ना, टाइफाइड बोलो इसको, वैसे टाइफाइड होता है ना, पंडित हो गया। का से आपको याद रखना है काली खांसी, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी। टी से आपको याद रखना है टिटनेस, टिटनेस, टी से आपको क्या याद रखना है? टिटनेस। और उसके बाद फिर से आपका क्या आ जा रहा है? क आ जा रहा है, तो क से आना है, याद रखना है आपको कुष्ठ, क्या याद रखना है जी? कुष्ठ। और न्यू से याद रखना है आपको निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। और है से आपको याद रखना है हैजा। तो जीवाणुओं से होने वाले जो रोग है उसके लिए आप बढ़िया ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हो, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ, निमोनिया और हैजा, ऐसे करके आपको याद रख सकते हो। और इसमें जो है ये दूषित जल पीने से हैजा रोग होता है जो कि जीवाणु जनित रोग है, याद रखेंगे, जीवाणु जनित रोग है। तो ट्रिक के माध्यम से आप बढ़िया हैजा को याद रख लेना, ठीक है। किसको किसको याद हो गया जरा हैंड रेस कर दो कि हाँ हमको याद हो गया, मजा आ गया, बिल्कुल याद भी हो गया, ठीक है। अब पंडित का टीका बिल्कुल न्यू है, ये भी याद हो गया, ठीक हो गया याद। चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो प्लेग, डिप्थीरिया एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि पढ़ो ऐसा एक ही बार में याद हो जाए बिल्कुल। तो प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ, निमोनिया, हैजा। पंडित का टीका न्यू है करके आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? इसमें से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? आप लोग आंसर बताइए, है ना। तब तक मैं कोड लिखता हूं, ट्रिक लिखता हूं, वायरस से होने वाले रोगों का कोड लिखता हूं, है ना। तो ये आपको याद रखना है, चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो, ठीक है। वायरस से होने वाला रोग जो है ना उसका लिस्ट ज्यादा लंबा है, इसलिए आपको जो है वायरस से होने वाला जो रोग है इसका ट्रिक जो है आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा और आपको बहुत सारे रोग याद करने होंगे। एच, शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम क्या है? अच्छा, कवक और प्रोटोजोआ की बता दूं क्या? कवक से होने वाले बीमारी और प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी, क्या बोलते हो? हैंड रेस करो, कितने लोगों को जानना है जब तक हम आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी का नाम क्या है? तो एनीमिया, रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है जी? एनीमिया रोग हो जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल मिसाइल, बिल्कुल, है ना, गोली मार देंगे बिल्कुल। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये याद रखना है आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? हाँ, छत्तीसगढ़ का शिमला क्यों? क्योंकि शिमला में बर्फबारी होती है, तो जब शिमला में बर्फबारी होती है, शिमला में क्या पता होगा जी?
शिमला में जब बर्फबारी होती है तो उस हिसाब से हमारे यहाँ बर्फबारी कहाँ होती है, तो हमारे यहाँ बर्फ गिरता है मैन पार्ट में, इसलिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। बताओ तो छत्तीसगढ़ का चैतुरगढ़ किसको कहा जाता है, खरौद किसको बोलते हैं, सिरपुर किसको बोलते हैं, बाकी का भी बताओ। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। चैतुरगढ़ को क्या कहा जाता है बताओ, इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन चैतुरगढ़ को क्या कहा जाता है, खरौद को क्या कहा जाता है, और सिरपुर को क्या कहा जाता है बताओ। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद, छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़, इसके अलावा सिरपुर, सिरपुर बताओ जी, सिरपुर। हम्म, शेरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, फेमस है, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट ना, पिताजी का फोन आ रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। चलो, मेरा गांव खरौद में है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, खरौद में तो पिताजी को प्रणाम। तो फोन रख दिया जी, नहीं तो बोल दिया रहता, मैं देख नहीं पाया मैसेज आपका, ठीक है, नहीं मैं प्रणाम कर लिया, चिंता मत करो, है ना, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, पिताजी से याद आ गया, पीतल तांबा जिंक जो आपको पढ़ाया था मैं, ठीक 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 ठीक, है ना, तो पीतल किससे किससे मिलकर बनता है जी, तांबा और जिंक से, ये पढ़ाया था ना, तो पीतल जो है पिताजी, है ना, यही कोड पढ़ाया था ना, पिताजी, तो पीतल से, पीतल जो है किससे किससे मिलकर बनता है, तांबा और जिंक से, याद आ गया क्या, पिताजी बोलते ही, हाँ, नहीं इसीलिए मैं पिताजी बोलता हूँ, पता है, पहले मैं पापा बोला करता था, लेकिन फिर मैं पिताजी बोलने लग गया, पता, ताकि मेरे को याद रहे कि हाँ पीतल किससे बनता है, तांबा और जिंक से बनता है, तो ये कोड याद रहेगा। हाँ, नेताजी भी पढ़ाया हूँ मैं तो आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है बताओ भाई, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, ये राजिम तो होगा नहीं क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं उसको, शिवरे नारायण होगा नहीं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का दूसरा प्रयाग है, राजिम पहला प्रयाग है, मतलब राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, तो दूसरा प्रयाग शिवरे नारायण है। चैतुरगढ़ होगा नहीं क्योंकि चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है जी, तो सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहा जाता है, खजुराहो जो है वो वहां कंदरिया महादेव का मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसी के तर्ज पर हमारे यहाँ भोरम देव मंदिर है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। चलो, छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बिलासपुर, है ना, देखो बहुत संस्कार दिए जाते हैं भाई यहाँ से, है ना, इसीलिए हमने भी जो है एकेडमी कहाँ खोल कर रखा है, कोरबा में तो है ही है, साथ में हमारा एकेडमी बिलासपुर में भी है, क्योंकि ये क्या कहलाता है, संस्कार धानी, इसीलिए आप लोगों को मैनर सिखाया जाता है पहले, ठीक है। छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बिलासपुर किस नदी के तट पर है जी, तो अरपा नदी के तट पर है, अरपा नदी के तट पर है। बताओ मनियारी नदी के तट पर कौन है, मनियारी नदी के तट पर क्या है, हाँ तालागांव, बहुत बढ़िया, मनियारी नदी के तट पर तालागांव। केलो नदी के तट पर कौन सा शहर है बताओ जी, केलो नदी के तट पर, तो केलो नदी के तट पर
तालागांव, बहुत बढ़िया। वो तालागांव जो है मनियारी नदी के किनारे है जी। केलो नदी के तट पर बताओ, रायगढ़, बहुत बढ़िया। केलो नदी के तट पर रायगढ़ शहर है, ठीक है। और महानदी के तट पर तो बहुत सारी जगह पड़ेंगे, ठीक है। समोदा याद रखना है लेकिन। चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस एकेडमी कहाँ है? आज ही मैं पढ़ा रहा था जी, मॉर्निंग हम रायपुर संभाग पढ़ रहे थे, सॉरी रायपुर जिला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा आज छत्तीसगढ़ की पुलिस एकेडमी कहाँ है ना। ये हमने आज पढ़ा है भाई कि छत्तीसगढ़ की पुलिस एकेडमी कहाँ है, ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग को आंसर गलत नहीं करना है छत्तीसगढ़ पुलिस एकेडमी से रिलेटेड, ठीक है। तो जितने लोगों ने मॉर्निंग में क्लास देखा था याद है, चंद्रखुरी, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस एकेडमी अगर हम बात करें तो यहाँ कहाँ है जी, चंद्रखुरी में, ठीक है। चलो काउंटर क्वेश्चन किया जाए, छत्तीसगढ़ की पुलिस एकेडमी से रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन बताओ। 2-4 क्वेश्चन पूछूं छत्तीसगढ़ के पुलिस एकेडमी से, बताओगे आंसर कि नहीं बताओगे, भाग जाओगे? पूछ लो 2-4 क्वेश्चन, देखें आप लोगों का नॉलेज चेक करें। कई लोगों को पता नहीं होगा तो पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस एकेडमी, ठीक है, कहाँ है? ट्राई करते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस एकेडमी चंद्रखुरी में, जिसको सुभाष चंद्र बोस, यही तो पूछना था जी, बता दिया मैं तो कि पुलिस एकेडमी का नाम क्या है। तो पुलिस एकेडमी का नाम सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है ना। इसका नाम क्या है? स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी। इसके अलावा क्वेश्चन है मेरा कि बताइए इस सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे कि बताइए पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मतलब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहां कहां है? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहां कहां है? राजनांदगांव और माना, ठीक है। और ये बताइए स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी या सुभाष चंद्र बोस स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, जब आपको डीएसपी बनोगे ना तो आपका ट्रेनिंग होगा चंद्रखुरी में। 29 नवंबर 2005, 29 नवंबर 2005, ठीक है। रायपुर का माना, ठीक है। राजनांदगांव और सरगुजा में भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 जगह है भाई स्कूल, सरगुजा में भी है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो वही सज्जनों को कलेश से बचाना, सज्जनों को क्लेश से बचाना। अब घर का क्लेश से कैसे बचाओगे जी, बहुत दिक्कत है होता है। उसके लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स होना चाहिए। सारे नियम जो है महिलाओं को ही बचाने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि लोगों को मतलब संविधान हो चाहे राजनीति हो, लोगों को तो यही लगता है कि शोषण तो सिर्फ बच्चों और महिलाओं का होता है। इसीलिए संविधान का आर्टिकल 23 और 24 पढ़ना, जिसमें महिलाओं और बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं होता है। तो हम पुरुषों का तो शोषण ही नहीं होता है, ऐसा लगता है होता है, समझ रहे हो? हाँ बताओ, परित्रणाय साधुनाम, जिसका अर्थ क्या है? सज्जनों को कलेश से बचाना। तो कौन कौन से पुरुष ऐसे मेरे साथ हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं पुरुषों का भी जो है शोषण होता है? तो हमको हमारे बचाव के लिए भी जो है क्या होने चाहिए? कानून बनने चाहिए। अच्छा आपके भैया पुलिस में है, वर्दी में लिखा है? हाँ वर्दी में लिखा होता है ऐसे। अरे बाप रे, इतने सारे लोग हैंड रेस कर दिए। निम्मी बघेल दिख नहीं रही है, आप लोग भगा दिए जी निम्मी बघेल को।
मानसिक शोषण, हाँ, नहीं बनना चाहिए, आप लोग लड़के हो। ओके, मर्द को दर्द नहीं होता क्योंकि, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हम आपके साथ हैं बिल्कुल। आपकी दीदी पुलिस में है, चलो अच्छी बात है। हम्म हम्म ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखो कई कई मेरे बंधु है ना, स्टूडेंट है ना, और मित्र जो है, सहयोगी लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, बिल्कुल ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए करके। हम्म अच्छा, हम लोग शेर खान हैं। फिर आता है सर। हाँ, तो मानसिक शोषण है ना जी, मानसिक शोषण के लिए कैसे कानून बन पाएगा, समझ रहे हो ना। मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण कहाँ होगा, बता, दर्द तो हम सह लेते हैं, मानसिक शोषण हो सकता है हमारा बस। ठीक है, अब उसके लिए क्या कानून बनेगा होता है। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मर्द को दर्द नहीं होता है, ये सोचकर बस आगे बढ़ो, पता है। हाँ। अच्छा, मेरे को खाना भी खाना है, हाँ ठीक ठीक बोल रहा हूँ। नहीं, खाना भी इतना जल्दी कैसे खाऊंगा, 4 बजे तो खाना खाया हूँ जी, पता है। तब सीधा रात को करीब 10 बजे खाना खाऊंगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे बाप रे, 30 ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक। पुलिस रेंज में सबसे बड़ी अधिकारी कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे मैं बनाता हूं, एएसआई, एएसआई के ऊपर एसआई, सब इंस्पेक्टर के ऊपर टीआई। ठीक है ना, थाना प्रभारी, उसके ऊपर डीएसपी, उसके ऊपर एसपी, आईजीपी, डीजीपी। ठीक है, हाँ, भिलाई में पुलिस का कुछ है क्या, नहीं भिलाई में नहीं है जी, भिलाई में नहीं है। आर्म्स पुलिस का मुख्यालय है भिलाई में, और पुलिस दूरसंचार है मुख्यालय है। ऐसा स्कूल या ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है। मतलब दो चीजें हैं, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का चीज है। जैसे आर्म्स पुलिस जो होते हैं ना, उनका मुख्यालय है, और पुलिस दूरसंचार मुख्यालय है भिलाई में, ये दो चीजें। ठीक है, बस हो गया, बार बार मैसेज टाइप मत करो इतना। ठीक, बता दिया मैंने, है ना। तो सबसे ऊपर डीजीपी है, जिनको पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, पुलिस महानिदेशक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, पुलिस महानिदेशक। अरे तो सीएफ का मुख्यालय तो वही आर्म्स फोर्स का मतलब क्या होता है, आर्म्स पुलिस का मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स, वही तो है आर्म्स पुलिस जो बोला मैं आपको। तो पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, आईजीपी को क्या कहा जाता है, पुलिस उप महानिदेशक। एसपी आप जान रहे हो, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी उप पुलिस अधीक्षक, टीआई थाना प्रभारी, एसआई उप निरीक्षक, और एएसआई सहायक उप निरीक्षक, ये कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। तो भाषा के आधार पर आप जान रहे हो कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, भाषा के आधार पर कब बनाया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर, सिफारिश पर 1956, बहुत बढ़िया, सही आंसर है 1956। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर 1956 में, कब जी, 1956। कई लोग 1953 बता रहे हो, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। अगर पूछता, क्या पूछता कि भारतीय मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था, तब आप 53 आंसर लेते। ठीक है ना। इतना तो संविधान को आपको चीख चीख कर पढ़ाया गया है जी,
फिर भी आप गलत कर देते हो। मृग तृष्णा, हाँ मरीचिका, मरीचिका, भ्रम नहीं हो जाता है, भ्रम कि वहां पानी है दूर में, ऐसा। ये कहाँ होता है मतलब जनरली कहाँ दिखाई देता है, बचपन में पढ़े थे अपन इसके बारे में। सही आंसर, बहुत बढ़िया। मृग तृष्णा यह है उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान। और उस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, इसीलिए उसको अली आयोग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है, तो म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, जापान नहीं है जी, जापान दूर में है ना, और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसीलिए जापानीज टेक्नोलॉजी देखकर हम खुश हो जाते हैं। बताओ किलोवाट आवर किसका यूनिट है, आपको यह बताना है कि ये किलोवाट आवर जो है ना, ये किसका यूनिट है जी। गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, सही आंसर, एकदम सही आंसर चाहिए मेरे को। किलोवाट यूनिट जो है वो किसका, किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट है। शक्ति का, गलत, गलत आंसर। अच्छा वाट लगाए मतलब शक्ति हो जाएगा, मतलब वाट लगाए तो किसी का भी आप वाट लगा दोगे कि नहीं शक्ति होगा, ऐसा। और विचार कर लो बंधु लोग, किलोवाट आवर किसका यूनिट है। तो ये क्वेश्चन परिचारक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन परिचारक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, चीजें मैं आपको समझाता हूं। देखो जो किलोवाट है, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, किलोवाट है ये शक्ति का यूनिट होता है, और जो आवर है ये समय का यूनिट होता है जी, और शक्ति का जब समय से गुणा हो जाए तो ये बन जाता है ऊर्जा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। समझ गए। तो किलोवाट, कई लोग शक्ति जो आंसर ले रहे हो, कई लोग शक्ति आंसर ले रहे हो, लेकिन शक्ति क्यों नहीं होगा समझो, क्योंकि शक्ति जो है, किलोवाट जो है वो शक्ति का यूनिट है और आवर समय का, तो शक्ति गुणित समय करने से ऊर्जा हो जाता है। आया मामला समझ में, है ना भाई ऑनलाइन वालों, तो मामला समझ में आया कि किलोवाट आवर जो है वो ऊर्जा का यूनिट है। ये दिमाग में थोड़ा घुसा, ये आप नहीं भूलोगे कभी। और आपको कई बार पूछता भी है कि एक यूनिट अगर बिजली आपको जलाना है तो कितना वाट आवर होगा, तो किलोवाट मतलब आप समझ रहे हो कि एक वाट में 1000, सॉरी 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 3600 और 3 जीरो और लगा देंगे, ये 3 जीरो हो जाएगा कितना वाट, एक यूनिट में कितना वाट सेकंड हो गया, इतना वाट सेकंड हुआ। इसको 36 गुणित 10 की घात 5 लिख सकते हैं, या 3.6 गुणित 10 की घात 6 वाट सेकंड लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एक यूनिट बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो वहां पर ना ये नहीं पूछता है, जनरली इसी को पूछता है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वाट सेकंड, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वाट सेकंड, ये पूछता है, कई बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, तो ये परिचारक वाले जिन लोग देख रहे हैं क्लास, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ऊर्जा का टॉपिक। जब मैं कार्य ऊर्जा समय का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ठीक है, कई लोगों के मैसेज जैसे आ रहे हैं, कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल करा दीजिए, किसके लिए, परिचारक के लिए, क्योंकि जान तो रहे हो रॉकेट साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, और फिजिक्स में जो है एकदम AK-47 लेकर बिल्कुल ऐसे गोली मारेगा, बिल्कुल व्यापम जो है आपका, मतलब उच्च शिक्षा विभाग में जो परिचारक का पोस्ट आया हुआ है, मतलब बिल्कुल फिजिक्स के
फिजिक्स का गोली उसमें डालकर आपको जो है बिल्कुल छल्ली छल्ली कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो न्यूमेरिकल जो है बिल्कुल उड़ा दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आसान चैप्टर्स के न्यूमेरिकल पहले बना लेंगे ताकि हमारे अंदर पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। ठीक है, कई लोग जैसे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि सर आप क्या बोलते हैं, जो आप पढ़ा रहे हो वो सीक्वेंस से नहीं है करके। तो आप समझना सीक्वेंस से क्यों नहीं होता है पता है। अगर मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और पहले ही दिन मैं आपको क्या पढ़ाना चालू कर दूं, पहले ही दिन आपको मैं डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र पढ़ाना चालू कर दूं, क्या कर दूं, विमीय सूत्र, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र पढ़ाना चालू कर दूं, तो दिक्कत ये होगा कि आधे लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे, बताएं, क्योंकि ये टफ चीज है। इसीलिए सबसे पहले जो है क्या पढ़ाया जाता है, सबसे पहले प्रकाश पढ़ाया जाता है, ताकि आप दर्पण के बारे में पढ़ो कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, कि अगर मेरे को अपने आप को पूरा देखना है दर्पण में, तो दर्पण का साइज आधा होना चाहिए, आधे साइज के दर्पण में आप अपने आप को पूरा देख सकते हो। मतलब एक व्यक्ति को अपने आप को पूरा देखने के लिए कितने साइज का दर्पण चाहिए होता है, तो जितना, जैसे मैं मान लो 6 फीट का हूं, 6 फीट का नहीं हूं, पहले 5-8 ही हूं, लेकिन मान लो मैं 6 फीट का हूं, तो दर्पण मेरे को 3 फीट का चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब दर्पण के बारे में हम पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि हाँ निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष, अगर निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की चीजें नहीं दिखती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है कि अगर निकट की चीजें क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की चीजें जो है नहीं दिख रही होंगी, लेकिन निकट क्लियर दिखते रहता है, ठीक है, उल्टा होता है। जबकि बताए कि हाँ निकट दृष्टि दोष उसको कहा जाएगा जिसमें हमको क्या हो रहा है कि निकट की चीजें जो है क्लियर दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रहे, समझ रहे हो, वो निकट दृष्टि दोष है। तो ये सारी चीजें जो है हम पढ़कर क्या करते हैं, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं फिजिक्स को लेकर, उसके बाद प्रकाश के बाद विद्युत पढ़ते हैं, उसके बाद कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ाया जाता है, समझ गए। तो इस कारण क्या करते हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस को उस वे में ले जाया जाता है जिस वे से क्वेश्चन ज्यादा आता है। जैसे प्रकाश से क्वेश्चन आएगा ही, विद्युत से क्वेश्चन आएगा ही, कार्य ऊर्जा शक्ति से क्वेश्चन आएगा ही। तो ऐसे टॉपिक जिससे क्वेश्चन एकदम कंफर्म होते हैं वो पहले पढ़ाया जाता है आपको, और विमीय सूत्र तो बाद में पढ़ाया जाएगा, उससे शायद ही क्वेश्चन आता है। ठीक, नहीं डराने वाली बात ही नहीं है जी, आप पेपर देख लेना, बताएं पेपर आप सोच रहे होगे आसान आएगा, परिचारक का पेपर आसान नहीं आने वाला है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि परिचारक का पेपर आसान आएगा। साइंस के जो 60 क्वेश्चन होंगे ना, एक एक क्वेश्चन में जान छूट जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपको ये थोड़े ना पूछेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है ना। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि बताइए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, ठीक है, आपका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन उसी को जब मैं आपको समझाऊंगा और फिर बताऊंगा आपको कि इसी को न्यूटन कहा जाता है, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो बल का मात्रक है। ठीक है, हाँ समझ गए, हाँ। तब जो है आपसे क्वेश्चन बनेगा। न्यूटन पूछा तो आप तो बल ही लगाओगे, लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूछ दिया, जान छूट जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया, इतना फास्टली आंसर कर लिए। चलो, एक आदमी 10 मीटर दूर से साफ नहीं देख पा रहा है, वह किस रोग से ग्रसित है। मतलब 10 मीटर की दूरी को साफ से बिल्कुल नहीं देख पा रहा है, तो वह किस रोग से ग्रसित है। मतलब 10 मीटर दूर, मतलब दूर की चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही है, पास की चीजें जो है क्लियर दिखाई दे रही है। तो जब दूर की चीजें क्लियर ना दिख रही हो तो दूर दृष्टि दोष नहीं होता, उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्लियर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 10 मीटर दूर की चीज क्लियर नहीं दिख रही है, मतलब दूर की चीजें नहीं दिख रही है, उल्टा सोचो, उसका उल्टा होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अच्छा आप लोग बताए नहीं कि कवक और प्रोटोजोआ का भी आपको ट्रिक के लिए कोई हैंड रेस नहीं किया जी, कवक और प्रोटोजोआ का ट्रिक ही नहीं बता पाया मैं तो। चलो लास्ट में देखेंगे। अब पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, तो पूर्वी तट पर तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, एन्नोर है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम है ना, अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है, पारा द्वीप है, हल्दिया है, बहुत सारे द्वीप है, मतलब बहुत सारे बंदरगाह है। ठीक है, हैंड्रेस किए थे, मैं नहीं देख पाया क्या। इसका आंसर होगा, देखो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये पश्चिम तरफ है। कोचीन केरल में है, पश्चिम तरफ हो जाएगा, कांडला पश्चिम में, ये दोनों गलत। पारादीप और हल्दिया। ठीक है,
चलो लास्ट में बताना। अब अपने प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा, तो अपनी जो जान रहे हो ना ग्रहण मोक्षानुग्रह, समझ रहे हो, इस तरह से प्रसभोधरण, इस तरह से नीतियां बनाता था कौन व्यक्ति? समुद्रगुप्त। बहुत बढ़िया, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू। लो भाई, तंबाकू का सेवन करने वालों, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो याद रखना इसमें क्या पाया जाता है? इसमें निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? निकोटीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहां है? कहां था बोलना चाहिए, क्योंकि इसको अब बंद कर दिया गया है। इसके जगह पे भारती और मैत्री नामक जो है अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए। ठीक है, तो ये थे, ये सारे अनुसंधान संस्थान दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, ये सब कहा है जी? ये सब अंटार्कटिका महाद्वीप है, बर्फीला महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है? निम्न से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है? बताइए, किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है? ठीक है, बताइए जी। जैसे मैं बता दूं, भारत की साक्षरता दर लगभग 73% है। अब कर्नाटक का जो है वो 75.4% है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश 67%, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 82.3%, पश्चिम बंगाल 76.3%, और भारत का जो है 73% है। तो ये तीनों तो सब ज्यादा है, तो ये तीनों तो होगा नहीं। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर औसत से कम है ना? आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर औसत से कम है, 67 है। सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं ना। निम्नलिखित में से किस फसल को प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है? इसमें से किसे प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है? तो आप जानते हो कि ये प्लांटेशन क्रॉप ऐसे रोपा लगा लगा के किसको लगाया जाता है? प्लांटेशन क्रॉप। नारियल को, कपास को, गन्ना को, चावल को, है ना? तो कौन सा ऐसा पौधा को ऐसे ऐसे गड़िया गड़िया के लगाते हैं? बताओ, प्लांटेशन क्रॉप उसी को कहा जाता है। इसमें से किसको गड़िया गड़िया के लगाते हैं? कैसे उल्टा पुल्टा आंसर बताते हो जी एकदम से? धान का ठरहा? अरे नहीं नहीं, गलत समझ लिया आप। ठीक है, वो रोपा वाला चीज भूल जाओ, रोपा वाला चीज भूल जाओ। ठीक है, गलती से रोपा निकल गया मेरे मुंह से। ठीक है, रोपा नहीं। अरे कई लोग ठर्रा सुन लिए लगता है। हाँ, तो प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है गन्ने को। क्या कहा जाता है? गन्ने को। ठीक है, ये प्लांटेशन क्रॉप है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? अब देखो यार, भारत में नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, तो ये जो है मध्य प्रदेश से होकर बहती है, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश में अगर नर्मदा घाटी का हिस्से की बात करें ना, है ना, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का जो है 87% अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में है, 11.5 जो है वो गुजरात में है, 11.5 का है गुजरात में है, और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से भी कुछ नदियां जाकर मिलती है, 1.5% करीब महाराष्ट्र में। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा नर्मदा नदी जो है जान रहे हो मध्य प्रदेश के बीचों बीच बहती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो है 87% हिस्सा मध्य प्रदेश में, 11.5% हिस्सा गुजरात में, और 1.5% हिस्सा महाराष्ट्र से के अपवाह तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजस्थान इसका आंसर होगा, कि राजस्थान हिस्सा नहीं है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। दूध, तवा, बंजर रोटी, ये सब जो है याद रखना, ये सब नर्मदा नदी के
वो है सहायक नदियां 41, 40-41 नदियां याद रखनी होंगी। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए हो। ऐसा किसने कहा है? लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए हो। बताइए ये कैसी होती है भाई? बता दो तो मजा आ जाए बिल्कुल। किसने कहा था? क्या बात है, इतना बेहतरीन मतलब आंसर दे पा रहे हो आप लोग, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मजा आ जा रहा है बोलना चाहिए। ठीक है, अब्राहम लिंकन, बहुत बढ़िया, सही आंसर। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है? इसमें से किसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है? ठीक है, इसमें से किसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है? बताइए इसमें से कौन सा चीज है? द्रव्य की सघनता, भूकंप की तीव्रता, तूफानों का वेग, पर्वतों की ऊंचाई, इसमें से किसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, बहुत बढ़िया। रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता और सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ? सिस्मोग्राफ याद रखिएगा। ठीक है, चलो बीटी बीज क्या है ना, बीजों में या पौधों में रोग ना लगे, ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए बीटी बीज बनाए जाते हैं। ये बीटी बीज जो बनाए जाते हैं ये किसके लिए बनाए जाते हैं बताना है आपको? चावल, गेहूं, कपास, तिलहन। तो बीटी बैंगन बनाया गया है, वैसी बीटी कपास बनाया गया है। कपास गलत हो गया बहुत सारे लोग, चलो कोई बात नहीं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो नागरिकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहीं पर हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं ना, राष्ट्रपति का बता दो, लोकसभा का लोकसभा या विधानसभा का बता दो, लोकसभा एंड विधानसभा, क्योंकि लोकसभा विधानसभा सेम है। राज्यसभा और विधान परिषद का बता दो, तीनों का बताना है। ठीक है, वैसे सारे हैं इसमें। देखो अगर बात करें वोट डालने के लिए, तो वोट डालने के लिए 18 वर्ष की आयु चाहिए, आपको पता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा बताओ। तो लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष, मतलब अगर लोकसभा में जाना हो या विधानसभा में जाना हो 25 वर्ष की चाहिए। ठीक है, राज्यसभा और उसका बताओ, राज्यसभा या विधान परिषद, तो राज्यसभा या विधान परिषद में जाना हो, राज्यसभा या विधान परिषद, तो 30 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए कम से कम। ठीक है, तो थोड़ा पति टाइप दिखेंगे भी ना 35 में, है ना। अब आप ही को देख लो भाई, 80 साल के हो गए हो, अभी भी मस्त जवान दिखते हो 80 साल के होने के बाद भी, और एग्जाम को तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो कम से कम राष्ट्रपति को तो 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं, ये वाला आंसर होगा 35। इसमें चारों चीज दिया हुआ है, राष्ट्रपति की आयु 35, लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद 30, लोकसभा विधानसभा 25 और वोट डालने के लिए 18। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा 65 साल के हो ऐसा बोल रहे हो? 65 साल के हो गए जी। चलो, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था जी? तो संविधान सभा जब बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, उसको पूछा जा रहा है। तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो यहां पर अस्थायी और स्थायी में से क्लियर नहीं हो रहा है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, लेकिन यह क्लियर है कि अध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं है, तो स्थायी ही पूछ रहा है। और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, याद रखेंगे स्थायी अध्यक्ष को बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो, जबकि भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, बहुत सारे। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नियम समिति और संचालन समिति, याद रखें। ठीक है, उसी को तो जुड़वा बहन कहते हैं।
भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय आया था? बहुत ही अच्छा ट्रिक है, PDBDF। पी से पुर्तगाली, डी से डच, डी से डेनिस भी होता है लेकिन पहले 2 शब्द वाले फिर 3 शब्द वाले, बी से ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज, और एफ से फ्रांसीसी, फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। कोड याद कर लीजिएगा। अब पूछा सबसे पहले कौन आया, तो पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डिगामा 1498। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से हैं? इसमें से कौन से संत हैं जी जो महाराष्ट्र से हैं? वेदव्यास, त्यागराज, है ना, तुकाराम। ये तुकाराम नाम सुना सुना नहीं लग रहा है, महाराष्ट्र का नाम होगा, ठीक है, तुकाराम ऐसा करके महाराष्ट्र, इसी को आंसर टिक करेंगे और क्या। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? बताओ जी, पृथ्वी के निकट सबसे निकट ग्रह कौन सा है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और इसका आकार और भार भी पृथ्वी के समान ही है? बहुत बढ़िया, सही आंसर। इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह जी? शुक्र ग्रह, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में ही रहने दे, कल आगे बढ़ाएंगे कि कंटिन्यू करें जी? बताओ बताओ, कंटिन्यू करें कि रहने दें? कंटिन्यू रखना है। देखो, अगर ये 0 डिग्री की बात करें तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं, इसके ऊपर कर्क रेखा, इसके ऊपर मकर रेखा। अगर सूर्य को हम ले लें, यहां पर क्या ले लें जी हम? बढ़िया सुलगता हुआ सूर्य को लेते हैं। सूर्य जो है 3 महीने में कर्क रेखा के करीब आता है और वापस 3 महीने लगते हैं इसको अपने विषुवत रेखा में आने में, फिर 3 महीने इधर, फिर वापस 3 महीने, तो ऐसे करके 6-6 महीने का ड्यूरेशन होता है। सूर्य जो है 3 महीने कर्क रेखा के पास गया, उसके बाद वापस आया। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम समझने के लिए सूर्य को ऊपर नीचे करके देख रहे हैं। कर्क रेखा के पास गया, फिर वापस आया, 3 महीने जाने में 3 महीने आने में लगे, 6 महीने हो गए, फिर नीचे गया 3 महीने, फिर 3 महीने आने में लगे। तो ऐसे में जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर क्या हो रहा है? 2 बार आ रहा है, ठीक है, और ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आना उसको विषुवत रेखा पर ही है। तो ऐसे में आंसर क्या होगा? दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो है बराबर होते हैं आपके विषुवत रेखा पर। कहां बराबर होते हैं जी? तो दिन और रात जो है विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। क्योंकि एक बार सूर्य जो है 21 मार्च को यहां आएगा, एक बार कब आएगा जी? 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च, और एक बार आएगा 23 सितंबर को, ठीक है। क्योंकि मार्च से चलना चालू करता है सूर्य, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून में वो यहां पहुंच जाता है, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में वापस यहां पहुंचता है। वो 21 मार्च से चलना चालू किया, 22 जून को यहां पहुंच गया, 23 सितंबर को यहां पहुंच गया, 23 के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर को वो कहां होता है? मकर रेखा पर होता है। फिर 3 महीने लगते हैं, मार्च में, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में फिर वो वहीं पर है, अप्रैल मई जून में फिर वहां ऊपर कर्क रेखा के पास। इसीलिए देखना, हम लोग छत्तीसगढ़ जो है वो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है कि नहीं? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है ना। इसीलिए सूर्य जब हमारे पास आता है मई जून के महीने में, ठीक है, हमारे ऊपर होता है, सिर के सीधा सिर के ऊपर होता है, हमारी परछाई जस्ट नीचे बनती है, उस टाइम पर हमको गर्मी लगता है। लेकिन यहीं पर इस तरफ भारत है और मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उस समय जब सूर्य, अभी जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है जी? अभी महीना चल रहा है आपका दिसंबर। तो दिसंबर मतलब अभी आज डेट कितना है? तो आज डेट है आपका 27 दिसंबर। आप सोचो सूर्य कहां पर है भाई? अभी सूर्य अभी है यहां पर। तो सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया में अभी वैसा गर्मी लग रहा होगा जैसा हमको मई में लगता है, समझ रहे हो? तो अभी सूर्य कहां है? तो अभी सूर्य ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया है। कहां गया है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो अभी यहां गर्मी लग रहा है, तो हमसे दूर है सूर्य, इसीलिए हमको ठंडी लग रहा है, ठीक है, इसलिए हमको ठंडी लग रहा है। लेकिन यही दिसंबर के बाद 21 मार्च तक सूर्य यहां पर आ जाएगा जीरो के पास, और जून होते होते, मार्च के बाद अप्रैल मई जून होते हुए हमारे पास आएगा, बताए। और जैसे ही वो हमारे पास आएगा, मस्त गर्मी लगेगा, एकदम मस्त, समझ रहे हो? एकदम मस्त गर्मी। तो इसी को सूर्य को ऊपर नीचे करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हमारे तरफ जब आता है, क्योंकि कर्क रेखा हमारे
मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से गुजरती है कि नहीं, बताओ तो। छोड़ दूं क्लास? छोड़ दूं क्लास की, रहने दो? ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, सूर्य अभी किधर गया है, ऑस्ट्रेलिया घूमने गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इसलिए हमको ठंडी लग रहा है। सूर्य जैसे ही आएगा ना हमारे तरफ जून में, जान छोड़ जाएगा हमारा, समझ गए? अभी मामला समझ में आया कि 6 महीने हमारे यहाँ गर्मी और 6 महीने ठंडी क्यों रहता है, समझ रहे हो? अभी हम ठंडी का दिन झेल रहे हैं, उसके बाद जैसे सूर्य हमारे तरफ आएगा और वापस विषुवत रेखा 0 तक जाएगा, तब तक हम गर्मी झेलेंगे। ठीक, क्लास बहुत अच्छा लगा। खत्म कहां हुआ है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है जी, बताओ? अमेजन है, नील नदी है, यांगतीजी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी है, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी नील है, दूसरा अमेजन, तीसरा यांगतीसिक्यांग, ठीक है, यांगतीजी नदी, यांगची बोलना चाहिए जी, यांगची। ये चाइनीज लोग ऐसी नाम रखते हैं, यांगतची, ऐसी कुछ है। और चौथा है मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, तो ये 4 नदियां हैं। ठीक, याद करना बहुत आसान है। देखो 62, 63, 64, 66, 6200, 6300, 6400 और 6600 किलोमीटर, ऐसे ही शॉर्ट में याद करना है। ठीक है, ठीक है, वही है यांगची, ऐसी बोलते हैं यांगची, कई लोग यांगसी बोलते हैं उसी को। ठीक है, कई लोग यांगतिशिक्यांग बोलते हैं, पूरा नाम यांगतिशिक्यांग है, बड़ा लंबा नाम। ठीक है, ठीक, याद रहेगा? अरे अमेजन नदी लंबाई में कम है, चौड़ाई में बहुत, एनाकोंडा मिलता है यहाँ, समझ रहे हो? चौड़ाई में बहुत चौड़ा है, चौड़ा है, इसी कारण अमेजन को सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, चौड़ी नदी बड़ी नदी कहा जाता है, लेकिन लंबी नदी नील नदी है ना। हाँ, अब एग्जैक्ट आंकड़ा 6650, 6400, 6300, 6275 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। 62, 63, 64, 65, 64, 66, ऐसा मैंने याद रखा है, आप भी याद रख लो तो अच्छी बात है। ओ ठीक है, ठीक है, पर्वत आएगा तो बताऊंगा। एंडीज सबसे लंबा है, रॉकीज दूसरे नंबर का लंबा पर्वत है। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। आगे बढ़े? हाँ चलो, जमे रहो क्लास में तो आगे बढ़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? इतना आसान क्वेश्चन। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अगर अकबर का मकबरा कहां है? तो इसके लिए बढ़िया कोड है जी, भाजसा, भाजसा और कादी सिलाराबाद, कादी सिलाराबाद, बढ़िया कोड है, एकदम मस्त, कादी सिलाराबाद। देखो ये है बाबर, ये बंधु कौन है भाई? बाबर है। ठीक है, तो थोड़ा कोड वोड के माध्यम से करते हैं कवर, है ना। ये है हुमायूं, ठीक है, ये क्या है जी? हुमायूं। ये बंधु है हमारे अकबर, ये हमारे बंधु जो है वो कौन है? जहांगीर। ठीक है, ये हमारे कौन है? जहांगीर साहब है। ठीक, ये हमारे कौन है भाई? तो ये हमारे शाहजहां साहब हैं। ठीक है, शाहजहां। और ये है हमारे औरंगजेब। तो बड़े बड़े नाम है यहाँ पर, बाबर, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो ये बढ़िया कोड याद कर लेना। ठीक है, और
कादी सिलाराबाद, 2-3 बार बोलो कादी सिलाराबाद। का से काबुल, दी से दिल्ली, सी से सिकंदरा। तो बाबर का अकबरा काबुल में, बाबर का अकबरा काबुल में, हुमायूं का अकबरा दिल्ली में, अकबर का अकबरा, अकबर का मकबरा है जी सिकंदराबाद, सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा ला से लाहौर, वो लग दी लाहौर दिया, ऐसी कुछ गाना है ना। और उसके बाद शाहजहां, रा से याद रखना आगरा, और औरंगजेब औरंगाबाद। ये तो बहुत आसान है, औरंगाबाद, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है, कभी आप भूलेंगे नहीं। भाजसा, कादी सिलाराबाद, दो मतलब 1-2 बार अगर आप बोल लेते हो ना भाजसा और कादी सिलाराबाद तो याद रहेगा। देखो ये तो क्रम आपको याद ही होगा कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये वाले कोड पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कादी सिलाराबाद। क्या बोल रहे हो, लग दी लाहौर दी। क्या होता है ना बच्चों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। बताए तो क्या है, लाहौर पाकिस्तान में, भारत में तो है नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दूर के ढोल तो सुहावने होंगे। पता नहीं बुद्धि रहता है कि नहीं, तो बस ढोल सुहावने हैं, दूर के ढोल सुहावने, बिल्कुल ये बात मैं ही मानूंगा। बुद्धि उद्धि होगा कि नहीं पता, लेकिन ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्या हो गया स्मृति, ओहो, दांत दिखा रहे हो मतलब इशारा समझ गए आप लोग। चलो अच्छी बात है, राशि को भी समझ में आ गया। चलो, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, ठीक है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, बताओ जी। दलाल स्ट्रीट मुंबई, बहुत बढ़िया। दलाल स्ट्रीट कहाँ है जी, दलाल स्ट्रीट मुंबई में। लोथल कहाँ है, लोथू, लोथू कहाँ है जी, लोथू है ना, लोथल मतलब लोथू। और भोकवा, लोथू भोकवा बोलते नहीं है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं लोथू है, भोकवा है करके, ठीक है। और बीच में वो 3 ठन भोकवा भी बहुत चला था बातें। तो लोथू और भोकवा एक साथ याद रखना है, क्योंकि लोथू से लोथल और भोकवा से भोगवा। लोथल भोगवा नदी के किनारे कहा है जी, भोगवा नदी किनारे गुजरात में, ठीक है। सानिया नेहलवाल किस खेल से संबंधित है, जानते तो हो जी सानिया नेहलवाल को, बता दो फटाक से, आंसर बताओ, आगे बढ़ जाएंगे। सानिया नेहलवाल के बारे में बता दो फटाक से, आंसर आगे बढ़ जाएंगे, आप बता दो आंसर, तुरंत आगे निकल जाएंगे। बैडमिंटन, चलो बैडमिंटन, बहुत बढ़िया। सानिया नेहलवाल बैडमिंटन, ठीक है। कैसे उल्टा पुल्टा बता रहे हो, सी कैसे बोल रहे हो, सानिया नेहलवाल का बंधु लोग, ऐसा मत करो भाई। बैडमिंटन तो है जी, अरे ठीक ठीक ठीक, माय मिस्टेक, बी के जगह सी लिखा हुआ है। नहीं मेरे को आंसर पता है बैडमिंटन, मैं ये नहीं देख पा रहा था कि सी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक ठीक, बैडमिंटन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्रम उल्टा हो गया, ये हमारे नालायक लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय किस धर्म को स्वीकार किया था, तो चंद्र बिंदु, चंद्रगुप्त है ना, चंद्र बिंदु, बिंदु से बिंदुसार, चंद्र बिंदु, बिंदु से बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो चंद्रगुप्त जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, अशोक बौद्ध धर्म, तीनों अलग अलग धर्म, तो याद रखना है जैन धर्म, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, और बिंदुसार का बेटा अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, लोग थे, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इन्होंने ही विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, बहुत बढ़िया, सही आंसर रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो है इन्होंने ही विशिष्टाद्वैतवाद का
प्रतिपादन किया था और भक्ति आंदोलन का जन्मदाता इसी को कहते हैं। क्लास ऑफ कर दूं? 60 क्वेश्चन हुए हैं बंधु, 40 क्वेश्चन बचे हैं, क्या बोलते हो आप लोग? फिर इसके बाद का 40 क्वेश्चन कब कराऊंगा, कराऊंगा भी कि नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं कह सकता मैं, ठीक है, कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन बहुत दिन बाद जो है छत्तीसगढ़ के पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए जो है क्वेश्चन करा रहा हूं भाई मैं, कि देख लो 2015 में इसी तरह के प्रश्न आए थे, तो और कितना डीप जा सकते हैं, ठीक है, और कितना डीप जा सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आप जानते हो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है ना, तो इसीलिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इसमें से। तो इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। चलो डी, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया जी? हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमको यहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को देना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे में तो जमीन बांटना पड़ जाता सबको, इसलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया कि आप खरीद लो, आपके पास पैसा है तो। लोकसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो अगर हम लोकसभा सदस्यता की बात करें तो लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, क्योंकि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो 25 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, विधान परिषद या राज्यसभा 30 वर्ष, ठीक है। चलो, आग बुझाने वाली गैस किसे कहते हैं बताओ जी? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है इसमें से? तो इसमें से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? चलो फटाक से बता दो, आग बुझाने वाली गैस इसमें से कौन सी है? बहुत बढ़िया, सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन कंप्लीट भी करते जा रहे हो। डायलिसिस किससे होता है भाई? तो आप जान रहे हो, है ना, जो हमारा किडनी है वो खराब हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? डायलिसिस करना पड़ता है। इसलिए डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस किडनी से संबंधित होता है, ठीक है। किडनी, किडनी, ठीक है, सेम का बीजा जैसा दिखता है किडनी। सामान्य स्वस्थ मनुष्य में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपको पता है कि आपका जो दिल है वो कितने बार धड़कता है भाई? तो कई लोगों का 72 बार धड़कता है, सामान्य वाले लोगों का, और बाकी जो है कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, कि जोर जोर से भी धड़कने लगता है, ठीक। तो ना सामान्य अगर हम बात करें तो 72 बार धड़कता है। इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है बताइए? इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा है बताएंगे? इनमें से सबसे कठोर तत्व हीरा, प्लेटिनम, चांदी, ग्रेफाइट। तो इसमें सबसे कठोर तत्व कौन सा है जी? हीरा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? तो आप पढ़े हो विबग्योर, क्या पढ़े हो? विबग्योर। तो आर का मतलब रेड, रेड का मतलब लाल, और लाल सबसे अंतिम में होता है, इसलिए इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है जी? तो अंतिम में होता है, ठीक है। यह कंप्यूटर की भाषा नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है? तो आप जान रहे हो विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो सीधी सी बात है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं होती, जबकि बेसिक, कोबोल, जावा ये सब मैंने कंप्यूटर की क्लास में आपको पढ़ाया है ना, कंप्यूटर के लैंग्वेज में। विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसी से आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर को चला सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग आप जान रहे हो, अभी सबसे ज्यादा प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही जो पॉसिबल हो सका है वो है संचार, कम्युनिकेशन। आप मेरे को इतना क्लियरली देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, इसका कारण है ऑप्टिकल फाइबर, संचार, ठीक है। इसका कारण क्या है? संचार, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जय माता दी, है ना, महिलाओं की बात आ गई यहां पर, तो महिलाओं को तो दूर से ही प्रणाम है भाई, बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, बहुत बढ़िया, सही आंसर, जय माता दी भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? तो बताओ, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, वहीं पर कुंभ का मेला लगता है जी, ठीक है। ऐसे कुंभ के मेले 4 जगह लगते हैं, ठीक है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन।
हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार गंगा नदी, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती, और नासिक गोदावरी, और उज्जैन में छिप्रा, छिप्रा नदी के किनारे। तो इस हिसाब से नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, गोदावरी नदी की लंबाई दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पूरे भारत की लंबी नदी तो अलग है, लेकिन दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको, गोदावरी। तो चार कुंभ। भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहा जाता है? सीधी सी बात है, गन्ना का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है और जहां पर शुगर मिल सबसे ज्यादा है वो आपका चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर आप आसानी से इसका ले सकते हो कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा कहा जाता है यूपी को, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा जी? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देख लो कितना फास्टली हम क्वेश्चन जा रहे हैं। अब बताओ 100 क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं? 73 में हो यार, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील, है ना। सिंधु नदी के जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है जी? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। तो ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है जी, मानसरोवर झील। और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है बता दो तो फटाफट से, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया हूं जी, पढ़ाया हूं। मानसरोवर झील और सिंधु नदी का उद्गम स्थल है 2880 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 2880। ठीक है, अरे वो 25-25 गंगा नदी का है, बदमाश। राष्ट्रध्वज के अशोक स्तंभ में कितनी तीलियां होती हैं? अरे इतना आसान क्वेश्चन देखो भाई, ये तो कितनी तीलियां होती है? सोचो 2015 में जब पुलिस आरक्षक भर्ती का पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था, आसान क्वेश्चन 24, लेकिन इसके बाद ही कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लोग हड़बड़ा गए इसमें क्या आंसर लेंगे, देखते हैं आप लोग आंसर ले पाते होंगे। हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं? बताओ जी, हमारे भोजन में कौन से ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं? बताओ जी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ये कौन से ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया, मजा आ गया बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऊर्जा किस स्रोत से में पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? अब कोयला को जला दोगे तो कैसे फिर से प्रयोग करोगे जी, राख बन जाएगा वो तो, समझ रहे हो ना। हाँ, नेक्स्ट, इनमें से कौन फॉसिल्स ईंधन नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, चारकोल, इसमें से कौन सा फॉसिल ईंधन नहीं है बताएंगे? इसमें से कौन सा? तो आप जानते हो जो चारकोल होता है ना, जो चारकोल होता है जी वो क्या होता है? इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है जिसका प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? चारकोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे किस वजह से हरे दिखाई देते हैं? तो आप जानते हो पौधों में जो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, पौधों में जो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है वो क्या होता है? उसके कारण हरे दिखाई देते हैं? नहीं जी, क्या होता है, थोड़ा सा ठंडी लग रही है ना, तो ठंड लगने के कारण भी जा रहे हो, सर्दी भी है, लेकिन क्वेश्चन तो कंप्लीट कराना है ना, तो समझ रहे हो, अब कंप्लीट कराए बिना तो छोड़ना नहीं है ना। ऐसा थका नहीं हूं, चिंता मत करो, हम लोग 5-5 8 घंटे ऐसे ही पढ़ा देते हैं जी, अभी 2 ही घंटे हुआ है। चलो, आज भी याद है मेरे को कि जब कोचिंग मैंने स्टार्ट किया था, पता है, क्योंकि फाउंडर तो मैं ही हूँ, है ना। तो जब मैंने इस कोचिंग को स्टार्ट किया था युवा एस एकेडमी को, तब उस स्टार्टिंग में मैं तो अकेला था टीचर, तो उस समझ यही टाइम है पीएससी का एग्जाम का कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कंटिन्यू क्लास होती थी, बीच में 1 घंटे का गैप रहता था खाने वाने के लिए। ठीक है, बस, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बिल्कुल कंटिन्यू क्लास चलती थी, एकदम मैराथन होता है, बिल्कुल फोड़ के बिल्कुल पढ़ाने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
हाँ टोपी लगाना लाना भूल गया जी। सूर्य के प्रकाश में गर्मी किसके कारण होती है? ऐसा कौन सा किरण है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है जी? ऐसा कौन सा किरण है जिसके कारण सूर्य के प्रकाश में गर्मी होती है? बताइए किस चीज के कारण? सोच लो अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप सभी फंस सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी कई लोगों को सही लग रहा होगा। विश्व प्रकाश नहीं, अल्ट्रावायलेट नहीं, ठीक है मेहनत कर रहे हैं, हाँ आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं जी। इंफ्रारेड रेस याद रखेंगे, अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड रेस, ये आपको याद रखना। इंफ्रारेड है ना, अवरक्त किरणें, हिंदी में क्या बोलोगे? अवरक्त किरणें। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो आप जानते हो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है जी? तो प्रकाश वर्ष से हम किसको नापते हैं? दूरी को मापते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, ये आप सभी को कमेंट करना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर। ठीक है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक होता है जी? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, जरा कमेंट करके बता देना, तो अभी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष बताओगे तो पारसेक भी पूछूंगा। ठीक है, पारसेक बताओगे है ना, प्रकाश वर्ष और पारसेक बता दोगे तो कुछ और भी पूछ लूंगा। ठीक है, खगोलीय इकाई पूछ लूंगा। चलो 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 10 की घात 15, आप समझ रहे हो? 10 की घात 5 का मतलब होता है 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख होता है। 10 की घात 6 मतलब 10 लाख। ठीक है, तो 10 की घात 6 में सोचो कितना जीरो है, यहाँ पे 10 की घात 15 है, आप समझ रहे हो कितना लंबा होता होगा? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको पता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे जी? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे और उनके भी गुरु कौन थे? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इनके गुरु कौन थे जी? इनके गुरु कौन थे? अगर गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महागोविंद रानाडे। कौन थे? महागोविंद रानाडे। ठीक है, याद रखेंगे, एमजी रानाडे। ठीक वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस रसायन द्वारा नष्ट होता है? तो ओजोन परत जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, किससे नष्ट होता है जी? तो ओजोन परत किससे नष्ट होता है? तो ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी गैस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसका क्षरण होता है। ठीक है, देखो 83 क्वेश्चन हो गए, 17 ही और बचे, कर लोगे वैसे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री यूपी में बनी थी 1963 में, नाम बताइए। 1963 में पहली महिला मुख्यमंत्री, देश आजाद होने के बाद पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में बनी थी। किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। नाम क्या था जी? तो नाम था सुचेता कृपलानी। चलो, तो महिला मुख्यमंत्री भी रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं अभी भी है। ममता बनर्जी को देख लो। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है?
रविन्द्रनाथ टैगोर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश का वेतन 8,000 से बढ़कर 10,000 हो जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। तो उसका वेतन बढ़ा कितना, तो 2,000 रुपए बढ़ा। पहले कितना था जी, 8,000 रुपए था। गुणित 100% कर देंगे, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, 1 से घटाएंगे 4 आएगा, 4 से घटाएंगे तो 25%। एकदम फटाक से शॉर्टकट ट्रिक, फटाक से आंसर आ जाएगा 25। आप बोलोगे ये क्या हुआ, मैथ्स का क्वेश्चन कैसे आ गया। देखो परिचारक एडीओ में मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हॉस्टल वार्डन में आता है, पुलिस आरक्षक भर्ती में आता है, शिक्षक भर्ती में आता है, ठीक है। तो बाकी का जो है क्वेश्चन अब मैथ्स का रहेगा, और जो आरक्षक भर्ती वाले हो 15 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से रहेंगे, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ के जीके से रहेगा, इंडिया जीके से कैसे क्वेश्चन रहते हैं आपको पता चल गया ना, ये चीजें रहेंगी। और उसके बाद जो है आपके मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन होंगे मैथ्स और रीजनिंग से, जो हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं, 15 ही क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मैंने बता भी दिया, 14 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। और जो भी पुलिस आरक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हो देख लो, यहां पर आपका जो है नंबर दिया हुआ है ना, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 6269444044। और मेरे से भी अगर आपको बात करना हो, कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेना हो, तो ये नंबर मेरे पास रहता है 9300999939। इसमें भी कॉल करके आप मेरे से क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए क्या है, आरक्षक भर्ती में जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा ना, तो खुशी भी ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस आरक्षक भर्ती की, जुड़कर तैयारी कीजिए, रिटर्न एग्जाम का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो निकलेगा ही, ठीक है। फिजिकल बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ आना, आपको मेहनत करवा देंगे, ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्योंकि बोल रहा है कि अगर किसी के वेतन बढ़ जा रहा है तो कितना परसेंट बढ़ा, तो उसका वेतन बढ़ रहा है 2,000 रुपए, क्योंकि पहले उसका कितना था, पहला वेतन उसका 10,000 रुपए था, और 10,000 से 10,000 पहले 8,000 था, और फिर कितना हो गया 10,000 हो गया। तो 8,000 और 10,000 में क्या फर्क आया, तो फर्क ये आया कि पहले उसका 8,000 वेतन था, 2,000 उसका बढ़ गया, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% का गुणा करना ही होता है। 3 जीरो 3 जीरो, 2 चौक 8, 4 से घटाएंगे 4 दूनी 8, 25%। डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 25%। इसी तरह से बनाते हैं क्वेश्चन को। एक कार को 90,000 में खरीद के 15% लाभ पर विक्रय किया गया तो मूल्य कितना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपने 90,000 में कोई कार खरीदा और उसमें 15% कमाया, तो 15% कमाया मतलब 15% बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, तो बढ़ाने के लिए आपको 100 में जोड़कर लेना होता है। तो इसका 115% निकाल दो जी, तो 90,000, ठीक है, 90,000, ठीक, 90,000 में 115% मतलब 115/100, 2 जीरो 2 जीरो कटा दो, 9 से गुणा करो तो आ जाएगा आंसर, है ना। 2 जीरो 2 जीरो रहेगा, 9 पंचे 45 की 5 हासिलाई 4, 9 एकम 4, 13 की 3 हासिलाई 1, 9 एकम 9 1 10, 103,500। कहां दिख रहा है जी, 103,500 ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या आएगा आंसर, 103, ठीक है। ठीक, क्या हो गया जी, ठीक। तो 1,03,500, 1,03,500, ठीक, फटाफट बन जाएगा, ठीक। चलो फटाफट बनाते हैं। इसी तरह से फास्ट ट्रैक बनाना होता है, आसान का क्वेश्चन आता है आरक्षक भर्ती में, ज्यादा कठिन नहीं आता। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तो बताइए 24 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, 40 गुणित 12/24, ये शॉर्टकट तरीका होता है जी, जो बोला है उसको डायरेक्ट लिख दो। 40 व्यक्ति 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब 40 गुणित 12 बराबर 24 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 24 गुणित डी, 24 इधर आ जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 से घटाएंगे तो ये कटेगा, दिनों की संख्या आ जाएगी 20, आंसर सीधा आ जाएगा आपका कितना, 20 दिन। इसी तरह से फास्ट ट्रैक बनाया जाता है बताए। और मैं तो अपने मैथ्स के क्लास में बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाता ही हूँ मैथ्स रीजनिंग में, तो इसी तरह का चीजें, ये कार्य ऊर्जा समय, कार्य और समय का टॉपिक का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या ही आएगा, ठीक है, इससे आसान क्या ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 4 तारीख को किसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा अगर उसी महीने की 27 तारीख को शनिवार है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया, थोड़ा सुधार लेंगे कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि किसी महीने की 4 तारीख को क्या होगा यदि उसी महीने के 27 तारीख को, सॉरी 4 तारीख शनिवार है, क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेंगे, 4 तारीख जो है वो क्या है जी, तो वो है शनिवार। तो बताइए 27 तारीख को क्या होगा। तो 4 में आप 7 जोड़ो, तो 7 दिन बाद 7 4 11, 11 को फिर से आ जाएगा क्या, शनिवार आपका,
ठीक है, 11 को फिर से आ जाएगा आपका शनिवार, फिर आप 7 जोड़ो तो 11 7 18, 18 को फिर से आपका क्या हो जाएगा जी शनिवार, 18 में 7 जोड़ो तो 8 7 15 की 5 हासिल आई 1, है ना, ये हो जाएगा 25, 25 तारीख को आ जाएगा फिर से शनिवार। अगर 25 शनिवार है तो आपको पूछा गया है 27, तो 25 शनिवार तो 26 आ जाएगा आपका रविवार और 27 आ जाएगा आपका सोमवार। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या आपका सोमवार। चलो, पेट में अगर भोजन जाता है तो इंजन में क्या जाता है जी, अगला क्वेश्चन, पेट में अगर भोजन जाता है तो इंजन में क्या जाता है, ठीक है बताइए, पेट में अगर भोजन जाता है तो सीधी सी बात है इंजन में जाएगा ईंधन, फ्यूल, ठीक है, इंजन में हवाई जहाज थोड़ा ना घुसेगा, तो ईंधन जाएगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अगर समाज में रहता है तो पुस्तक कहां मिलेगा आपको, अगर व्यक्ति समाज में है तो पुस्तक कहां मिलेगा, आसान क्वेश्चन, पुस्तकालय, बहुत बढ़िया। देखो इसी तरह के आसान क्वेश्चन आते हैं, ये देखो 13 22 31 40, 13 22 31 40, तो अगला क्या होगा, तो 13 में से 9 जोड़ोगे तो 22 आएगा, 22 में 9 जोड़ोगे तो 31, 31 में 9 जोड़ोगे तो 40, और 40 में फिर से 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 49, तो आंसर क्या हो जाएगा 49। इतना आसान सीरीज है, सिर्फ जोड़कर निकालना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, यदि देन को सांकेतिक भाषा में VFGL लिखा जाए, THEN, देन को क्या लिखा गया VFGL, ये लिखा गया, तो बताइए वर्ड को क्या लिखा जाएगा, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो भी सकता है, बताओ। ठीक है, तो T के बाद UV, तो T के बाद आता है 2 जोड़ देंगे तो TUV, ठीक है, H के बाद HIJK नहीं आ रहा है, लेकिन FGH मतलब 2 घटा दोगे तो आ जाएगा, F के बाद GH करोगे तो H आ जाएगा, E के बाद फिर से क्या होगा EFG मतलब फिर से 2 जोड़ोगे तो G आ जाएगा, मतलब +2 -2 का कॉम्बिनेशन है, यहां पर +2 -2 का कॉम्बिनेशन है। तो W में 2 जोड़ो तो WXY, है ना, WXY, तो यहां पर क्या आ जाएगा Y, फिर O में 2 घटा दो तो MNO होता है, तो सीधी सी बात है यहां पर M लिखेंगे, तो M लिखेंगे तो क्या आ जाएगा O आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा O आ जाएगा। उसके बाद R में फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 2 जोड़ना पड़ेगा, और D में फिर क्या करना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा। R में 2 जोड़ो तो R के बाद ST, तो यहां पर लिखाएगा T, और D में 2 घटा दो तो ABCD, B में अगर 2 घटा दिए अपन तो क्या आ जाएगा D आ जाएगा, तो YMTB, ऑप्शन नंबर बी YMTB आएगा, समझ रहे हो, पहले 2 जोड़े फिर 2 घटाए, फिर 2 जोड़े फिर 2 घटाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, 30 150 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, पहले ही टॉपिक में आपको बताया जाता है प्रतिशत निकालने के लिए जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखो, जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखो, जो बच गया उसको ऊपर रख दो, गुणित प्रतिशत निकालने के लिए 100% का गुणा, एकदम दिमाग में सेट रखना है कि प्रतिशत निकालने के लिए 100% का गुणा किया जाता है। ठीक है, 30 से कम 30, 30 से कम 30 मत करो, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 30 का पहाड़ा, 1 0 से 1 0 करेगा, 3 से घटाएंगे 3 5 15, 5 से घटाओगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, कितना आ जाएगा 20%, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 20%, ये एक गलती से लिखा गया है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। ठीक, तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो, है ना, मेरे से भी बन जा रहा है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है। 3 6 9 का चतुर्थानुपाती मान लेते हैं x है, तो ये इस तरह से आपका बनता है, ये हो जाएगा 3/6 बराबर का चिन्ह 9/x, तो x इधर आ जाएगा, बाकी इधर जाएगा, तो x इधर आ गया, 9 अपने जगह पे है, 3/6 6/3 हो जाएगा, 3 से घटाएंगे 3 दूनी 6, 9 दूनी कितना हो जाएगा जी 18। इसी तरह से बिल्कुल फास्ट ट्रैक बना सकते हैं, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 18, आंसर ये बी आएगा 18। ठीक है, 3 6 और 9 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती मतलब चौथा अनुपात क्या होगा, तो पहला 3 है, दूसरा 6 है, तीसरा 9 है, चौथा x मान लेते हैं। ठीक है, 3 और 6 को 3/6 लिख सकते हैं, 9 और x को 9/x लिख सकते हैं, x को इधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, कटाओ, आंसर आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, आसान है, जिनसे नहीं भी बनता चिंता करने वाली बात नहीं। 7 पुस्तकों का मूल्य, अगर बताओ 7 पुस्तकों का मूल्य जो दिया होता है क्वेश्चन में, मैथ्स इतना आसान होता है ना कि जो लिखा है बस वही लिख दो, 7 पुस्तकों का मूल्य 84 रुपए है, तो 1 दर्जन मतलब 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा,
तो 12 पुस्तकों का मूल्य आराम से निकाला जाएगा, क्योंकि बचपन में आपको सिखाया गया, क्या सिखाया गया जी, कि अगर 7 पुस्तकों का मूल्य 84 है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा। तो एक पुस्तक का मूल्य जो है वो 84/7 हो जाएगा। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य 84/7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से घटा दोगे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 रुपए आ जाएगा एक पुस्तक का मूल्य। तो 12 पुस्तकों का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य 12 है, तो 12 रुपए के हिसाब से 12 पुस्तक का मूल्य 12 का गुणा करोगे तो 144 रुपए आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको डायरेक्ट अगर आप लिख लो तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसमें से जो भी नंबर जोड़ोगे आप, 9 का नियम क्या बोलता है, जोड़कर देख लो, अगर जोड़ने पे वो 9 का क्या आ जाए, 9 का गुणा आ जाए तो वो उसका आंसर होता है। ठीक है, जोड़ने पर, जोड़ने से पता चलता है जी ये चीज। ठीक है, तो अगर जोड़ने पर देख लो जी कौन सा आ रहा है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ए से ट्राई करना है हमको। सबसे पहले 1 + 7 प्लस, जोड़ो इसको, जोड़ो बोले 1 + 7 + 9 + 5 + 3 + 3, जोड़ो 7 1 8 है ना, 8 और 9, 8 8 16 1 17, 17 और 5, 17 5 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, तो 22 और 3 जो है वो हो जाएगा आपका 25 और 3 28, 28 9 से भाग नहीं जाता इसलिए ये नहीं होगा। अगला जोड़ते हैं 1 + 6 + आपस की संख्याओं को जोड़ना है बस, 1 + 6 + 9 + 2 + 3 + 5, जोड़ के देखो 6 1 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 2 18, 18 और 3 21 और 5 26, 26 भी 9 से भाग नहीं जाता, 9 के पहाड़े में आता ही नहीं है। अगला 1 + 7 + 9 + 5 + 3 + 2, तो 7 1 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 3 22 और 3 25 और 2 27, देखो 27 9 से भाग जाता है, तो 27 अगर 9 से भाग जाता है तो यही इसका आंसर होगा। भाग देकर देख लो, भाग चला जाएगा आसानी से, समझ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाकर देखते हैं। यही सेम चीजें 3 के नियम में फॉलो होता है। 3 के नियम में भी संख्याओं को जोड़कर देख लो, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा होगा तो बिल्कुल वही आंसर होगा। ठीक है, पहला दूसरा क्यों ऑप्शन नहीं हुए, क्योंकि 28 और 26 को 9 से भाग देकर देखो नहीं जाएगा। पूछ रहा है इसमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। लीप वर्ष निकालने के लिए अंतिम या सीधा सीधा भाग देकर देख लो यार। 1989 को 4 से भाग देकर देखो नहीं जाएगा, 1904 को 4 से भाग देकर देखो, तो 4 चौक 16, ठीक है, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छिक्का 24, देखो भाग चला जा रहा है। जो भी ईयर है अगर वो 4 से भाग चला जाए, जो भी अगर ईयर दिया है अगर वो 4 से भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देना होता है ना, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देना होता है। चलो, शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देकर देखना होता है, बता दिया हूं पहले ही आप लोगों को। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी, तो 2 गुना हो जाता है तो गुना -1 × 100/5 वर्ष, यहां पे दर आ जाएगा डायरेक्ट, 2 में से 1 गया 1, 100/5 कितना आ जाएगा 20%, सीधा इसका आंसर हो गया 20%। चलो, तो इस तरह से इसको भी आप निकाल सकते हो, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20%। चलो आज का अंतिम प्रश्न आपका, यदि किसी घड़ी में 12-15 बज रहे हो तो किसी दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंब का में कितना बज रहा होगा, तो 24 में घटा दो भाई 12-15 को, तो इधर 60 में 15 घटेगा तो 45 आएगा, और
सीधी सी बात है, 23 में 12 गया तो 11 आएगा, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा आपका 11:45। ये एक नहीं जाता, इधर 60 होता है, ठीक है। ठीक, तो 24 या फिर इसको आप 23:60 से घटा लो सीधा, ठीक है। वैसे घटाना होता है 24 से, लेकिन कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 23:60 तो घटा लो, आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ सरल लग रहा है, एग्जाम में बनाने में दिक्कत हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको एकदम सरल लग रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। ठीक, तो आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि पूरे 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और वो अच्छा भी रहा हमारे लिए, आपके लिए भी अच्छा रहा, मेरे लिए भी अच्छा रहा। क्योंकि जो 100 क्वेश्चन हमने किए हैं, ये 100 क्वेश्चन अगर आज हम नहीं कर पाते तो कल किसने देखा है ना। तो कल ये हो पाता नहीं हो पाता कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज जो है हमने कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो आप लोगों के सहयोग से ये हो सका, ठीक है। आप लोगों को भी धन्यवाद। अगर आप क्लास में बने नहीं रहोगे तो सीधी सी बात है, क्लास कंप्लीट होगा कैसे। तो क्लास में आप लोगों का बने रहना भी जरूरी है, ताकि क्लासेस जो है कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये मेरा पर्चा है, इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मेहनत करना पड़ता है जी, जो क्वेश्चन एनालिसिस कराना होता है ना, वो सारी चीजें, ये मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है। कौन सी मैम डांटेगी खाना खाने के लिए? अकेले रहते हैं जी यहाँ पे, तो अकेले रहते हैं तो खुद ही खाएंगे ना, अकेले ही खाना है। बाहर रहने का यही फायदा होता है, बिल्कुल आजाद, एकदम आजाद पंछी के जैसे होता है। जब मन है तब खाओ, जब मन है घूमो फिरो ऐश करो, होता है बिल्कुल। ठीक है, तो कल जो है फिर से 100 क्वेश्चन का सीरीज जो है आप लोगों के लिए लेके आया जाएगा। काफी लोग फिजिक्स के लिए तंग कर रहे हैं, तो हो सकता है ना, तंग मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तंग करना नहीं, मतलब ऐसा ये गलत वर्ड हो गया थोड़ा सा, इसको सुधार के मैं बोल दे रहा हूँ, है ना। काफी लोग जो है फिजिक्स के क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स के क्लासेस जो है जल्द ही चालू होंगे, ठीक है। हो सकता है कल फिजिक्स के ही 100 क्वेश्चन हो, लेकिन फिजिक्स की क्लास ऐसी होती है ना कि इसमें 100 क्वेश्चन कराने में कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, फिर से वही कहना चाहूंगा, जो बाहर रहना चाहते हैं, आजादी से रहना चाहते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। वैसे मजा भी अलग है बाहर रहने का। चलो जी, सबको गुड नाइट, है ना। और हम जो है अब कल मिलेंगे, ठीक है। ये तो हर चीज का, हर किसी भी चीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है, ऐसा नहीं, ठीक है। क्योंकि नो वन कैन परफेक्ट, तो हर चीज में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। बढ़िया रहा क्लास, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और अपने सहपाठियों से थोड़ा सा नंबर शेयर कर देना भाई, क्योंकि जान रहे हो गांधी चौक में फ्री क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, ठीक है। पेड वालों के लिए तो ना भी बोलो चलेगा, लेकिन फ्री क्रैश कोर्स जो इवनिंग में 5 से 8 चालू हो रहा है, उसके लिए कम से कम जो है आप बता सकते हो लोगों को कि चालू हो रहा है जी, जाके बढ़िया क्रैश कोर्स पढ़ लो भाई, है ना।
क्योंकि एक बार सीट 100 सीटों में देंगे हम क्रैश कोर्स फ्री को, 100 सीट में, अगर सीट फुल हो गया तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो गुड नाइट सबको, गुड नाइट। अभी गांधी चौक में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन 3 तारीख से हम लोग गांधी चौक में ही दिखेंगे।